सो नाउ स्टार्ट। मैं स्टार्ट करता हूँ, शेयर कर रहा हूँ, दरमियान में आप फीडबैक देते जा सकते हैं और मैं आपकी चैट यहाँ से देख सकता हूँ। और सबसे पहले हमें गूगल स्कॉलर पे आ गए। ठीक है, तो गूगल स्कॉलर खोल लीजिए प्लीज, scholar.google.com आप खोल लीजिए। ठीक है, अपने लैपटॉप पे तो हम scholar.google.com खोलते हैं और हम मसलन कोई भी मसलन ये एक आ गया मेरे सामने, नोज टू ब्रेन डिलीवरी इन इस्केमिक स्ट्रोक। तो जब मैंने ये देखा तो इसमें तकरीबन इस वक्त 28,300 रिजल्ट्स आ चुके हैं, 28,300 रिजल्ट्स। मतलब इसका मतलब है कि इस टॉपिक पे 28,300 पेपर्स छपे हुए हैं जो कि गूगल स्कॉलर पे पड़े हुए हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। दूसरी चीज़ ये देखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सेव का ऑप्शन है कि आप इस जो भी साइटेशन है आप उसको सेव कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में साइट कर सकते हैं। ये भी पता चल सकता है कि ये पेपर कितने लोगों ने साइट किया है। अब ये साइट वाली कहानी मैं अपनी फिजिकल क्लासरूम में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि ये पेपर कितने लोगों ने कोट किया है अपनी रिसर्च में। ठीक है, अपने माइक्स ऑफ कर दे अभी। अपने अपने माइक्स ऑफ कर दे अभी। अपने माइक्स देख ले। यस, थैंक यू मुकद्दस। थैंक यू मुकद्दस, प्लीज अपना माइक ऑफ कर दो। मुकद्दस अपना माइक ऑफ कर दो, या मैं कर देता हूँ। ओके। ओके, सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर टर्निंग ऑफ योर मोबाइल फोन। आप बोल सकते हैं, चैट में आपकी देख सकता हूँ, तो चैट मुझे बताते जाएं। चैट में जो कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो मुझे बताते जाएं। scholar.google.com पे जाके कोई भी हम टॉपिक लिखेंगे, मसलन फॉर इंस्टेंस मैंने लिख दिया नोज टू ब्रेन डिलीवरी इन इस्केमिक स्ट्रोक, तो या फिर मैं लिख देता हूँ कैंसर रिसर्च। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी टॉपिक है, तो इसमें आप देखोगे 7 मिलियन यानी कि 70 लाख रिसर्च आर्टिकल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब 70 लाख रिसर्च आर्टिकल्स कौन पढ़ सकता है? लेकिन अगर मैं लिखूं कि स्टैट 3 पाथवे फॉर कैंसर, तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास 55,000 आ गए, नैरो डाउन हो गया। ठीक है, अब मैं अगर मजीद इसको कहूंगा स्टैट 3 पाथवे, स्टैट 3 एक प्रोटीन है बाय द वे। ठीक है, स्टैट 3 पाथवे फॉर SIRNA डिलीवरी। ठीक है, तो अब हमारे पास 4,730 रिजल्ट्स आ गए। तो इस तरह से जब हम डी मतलब जब हम मैं कहता हूँ मैं कैंसर पे रिसर्च कर रहा हूँ, मैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज पे रिसर्च कर रहा हूँ, मैं किसी बड़ी चीज पे रिसर्च कर रहा हूँ जो कि मेजर डायबिटीज पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं अगर सिर्फ डायबिटीज लिखता हूँ तो डायबिटीज के ऊपर आप देखोगे कि आपको तकरीबन 35 लाख रिसर्च पेपर्स पड़े हुए हैं। अब 35 लाख रिसर्च पेपर कौन पढ़ेगा? तो जो जो फील्ड का बंदा होता है, जो साइंटिस्ट होता है, वो डायबिटीज मेलाइटस कभी भी नहीं लिखेगा, बल्कि वो उस डायबिटीज मेलाइटस को पहले स्टडी करेगा, स्टडी करने के बाद उसकी डिटेल्स में जाएगा, और जब वो डिटेल्स में जाएगा तो फिर वो रिसर्चेस नैरो डाउन होती जाएंगी। ठीक है, ये पहली बात थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जब मैंने रिसर्च किया है तो रिसर्च में गूगल स्कॉलर ने क्या बताया, और ये इन्फॉर्मेशन बहुत अहम है। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये भी है, एक और चेक कर सकते हैं कि ये पेपर शुरू से जब से डायबिटीज मेलाइटस पे काम हो रहा है उतने वाला पेपर है। अगर मैं सिर्फ ये जानना चाहूँ कि 2024 में कौन से रिसर्च पेपर छपे हैं, तो तकरीबन 29,000 पेपर सिर्फ 2024 में इन 7 महीनों में छप चुके हैं। ठीक है, और अगर अगर मैं 2023 की बात करूं तो 2023 में 96,000 पेपर छप चुके हैं, तो बढ़ते जाएंगे। तो ये भी एक तरीका कार होता है देखने का। ठीक है, फिर इसके अलावा हम ये भी चेक कर सकते हैं कि रिव्यू आर्टिकल देखने हैं या पैटेंट्स देखने हैं। तो अगर मैं सिर्फ रिव्यू आर्टिकल्स के ऊपर क्लिक करूं तो वो 17,900 है। ठीक है, इस तरह से हम ये बटन्स जो है इनको समझना जरूरी है कि ये बटन्स जो है इनका मानी क्या है, एनी टाइम। और ये अब फिर बाद में इधर जो बटन्स लिखे हुए हैं उनको देखते हैं कि पहले हम सेव कर सकते हैं, इस आर्टिकल को सेव करेंगे तो ये हमारी लाइब्रेरी पे सेव हो जाएगा। साइट इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद ये कितने लोगों ने साइट किया है। यूजुअली जो क्रेडिबल आर्टिकल होता है वो बहुत ज्यादा लोगों ने साइट किया होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नैनो टेक्नोलॉजी में बात करता हूँ, ठीक है, तो सुमियो
सुमियो जेमा एक बंदा है जिसने कार्बन नैनोट्यूब्स पे काम किया था। तो ये इसका जो पेपर है, अगर आप चेक करेंगे तो 1999 में जो पेपर छपा था, जो इसका पहला पेपर 99, ये फिजिक्स वाला काम जो खत्म करना पड़ेगा, एनी टाइम में लेकर आऊंगा। और एनी टाइम में लेकर आया, ये 1994 में छपा था, नहीं ये वाला नहीं है, कोई और था। उसकी बहुत ज्यादा साइटेशंस हैं, तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स में आ जाती है। ठीक है। यस, ये, लेकिन ये वाला नहीं है। ये इसकी सिर्फ साइटेड बाय 90 एनी टाइम में आना चाहिए। लेट मी ट्राई व्हाट्स गोइंग ऑन, बिकॉज सम पेपर्स आर साइटेड वेरी वेरी, बहुत ज्यादा ज्यादा साइट हुए होते हैं। मसलन लेट्स से नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बात तो करते ये हैं। 58,000 एक शो कर रहे हैं। हाँ, वो उसके ऊपर 58,000 आर्टिकल छपे हुए, लेकिन मैं साइट देखना चाह रहा था कि साइट कितने हैं। साइट 852 लोगों ने साइट किया हुआ है इस आर्टिकल को, इस आर्टिकल को 617 लोगों ने साइट किया हुआ है। तो जितनी ज्यादा साइटेशंस होती हैं, उतनी उस काम की क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है। ये बात मैं बताना चाह रहा था कि अगर कोई पेपर जो ज्यादा साइट होगा, वो उतना ही ज्यादा क्रेडिबल होगा। ठीक है। ये एक बात जो मैं अहम बताना चाह रहा था। ठीक है। ये ये सिक्स फिफ्टी ये टू प्लीज एक्सप्लेन साइटेशन क्या होती है। हाँ, अब ये मसला आ गया बेटा। जो ये मैं फिजिकल क्लासरूम के अंदर मैंने ये बात बताई थी कि जब मैं कोई चीज लिखता हूँ, ठीक है, तो वो जो मैंने जो चीज लिखी है वो कितने लोगों ने पढ़ी है, पढ़ने के बाद उस चीज को कोट किया है अपने काम के अंदर। मसलन मैंने कोई काम किया है या मैंने कोई पेपर लिखा है, मैं जब पेपर लिखा है तो वो पेपर किसी ने पढ़ा है और पढ़ने के बाद उसको कोट किया है, जी बिल्कुल इसी तरह से कह लें कि जैसे कितने लोगों ने शेयर किया है मेरे काम को। ठीक है। जब हम कोई अच्छी चीज आती है मार्केट में, या कोई वीडियो या टिकटॉक कोई अच्छी चीज आ जाती है, तो उसको शेयर कर देते हैं। तो जो जितनी ज्यादा दफा शेयर हो गया, इसका मतलब है उसमें इंटरेस्ट लोगों का ज्यादा है। तो ये साइटेशन एक किस्म की एक इंडिकेटर होती है कि इसमें कितने लोगों ने इस पेपर को साइट किया, इस पेपर को अपनी रिसर्च में लिखा है या अपनी रिसर्च में कोट किया है। ठीक है। और साइंस में कोई भी बात खुद से नहीं की जा सकती कि मैं कहूँ कि क्योंकि मैं मोहम्मद इमरान साजिद हूँ तो इसलिए मेरी बात वैलिड है, ऐसा नहीं होता। जब तक कि हम साइंटिस्ट जो है वो एविडेंस नहीं प्रोवाइड करते, हम प्रूव नहीं करते कि ये चीज वैलिड है और ये एक्सपेरिमेंट के जरिए से साबित की गई है, और वो एक्सपेरिमेंट्स मैंने इस तरह से किए थे, और वो जो मैंने अभी आपको कंटेंट्स में भेजा है कि रिसर्च पेपर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उन कंपोनेंट्स में वो सारी चीजें मैंने बताई हैं। और मैंने जो वीडियोस कुछ लिखी हैं, कुछ यूट्यूब पे रिकॉर्ड की थी और जो मैंने आप लोगों को लिंक में भेजा है, तो वो जब तक नहीं पता चलेगा तो तब तक आप साइटेशन को समझ नहीं सकेंगे। और मैंने ये भी बताया था कि अगर आप साइंटिस्ट अपने आप को स्टैब्लिश कर लें, मतलब आपके सिर्फ 200 साइटेशंस हो, 300 साइटेशंस हो, तो इसका मतलब है कि आप साइंटिस्ट हैं। तो फिर आप इसकी बेसिस पे अमेरिका में ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। ठीक है। कभी भी अमेरिकन को, साइंटिस्ट्स को ग्रीन कार्ड डिनाई नहीं किया जाता अगर वो ये सिर्फ साबित कर दे कि मैं साइंटिस्ट हूँ। तो साइंटिस्ट साबित करने के लिए पेपर लिखना पड़ता है, और पेपर जो होता है वो एक्सपेरिमेंट के जरिए से किया जाता है, रिसर्च के जरिए से किया जाता है। ठीक है। मेरी बात अभी तक फॉलो की गई है, साइटेशन वाली बात कुछ समझ में आई है? जवाब चैट में बता सकते हैं जी मुझे। सर, थैंक यू। ओके। जी सर, समझ लग गया सर। चले। ओके, गुड। अब हम अब आते हैं, ये साइटेशन वाली कहानी समझ आ गई, मतलब जस्ट मैं हम जैसे मैं आपको थोड़ा सा और जरा इंटरेस्ट करने के लिए कि हमारे पास तकरीबन 16 पीएचडी फैकल्टी मेंबर्स हैं। और तमाम पीएचडी फैकल्टी मेंबर्स जो है, उनको अगर आप सर्च करोगे, जैसे मोहम्मद जमान अगर हम सर्च करते हैं, तो ये मोहम्मद जमान है, वेरीफाइड ईमेल बाय, ये कुछ और यूनिवर्सिटी है, यूवास में है, ये यूसीपी में है। तो ये डॉक्टर मोहम्मद जमान। तो अब इनकी 1630 सर आपकी साइटेशन। स्क्रीन नहीं शो हो रही है अब। ओके, लेट मी सी। भाई इधर से तो मेरे ये शेयर्ड है। सर हो रही है शो। ओके, मुझे या नहीं हो रही, पता आई डोंट नो। नहीं। ओके, सो मतलब जैसे डॉक्टर मोहम्मद जुबान है, इनकी 1630 साइटेशंस हैं। ठीक है। इसी तरह से सो ही इज एन अकम्प्लिश्ड साइंटिस्ट। ठीक है। अगर हम डॉक्टर मोहम्मद जमशेद को देखते हैं, तो डॉक्टर मोहम्मद जमशेद और ये फिर चेक करेंगे कि ये मोहम्मद जमशेद, डॉक्टर मोहम्मद जमशेद वेरीफाइड बाय UCP.edu.pk, तो आप देखेंगे कि ये 1819 साइटेशंस हैं इनकी, और ये इनके पेपर्स हैं जो इन्होंने छापे हुए हैं। वो आप सारे पेपर्स चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो आप किसी भी साइंटिस्ट को चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी मौजूद है,
मतलब मैं एंड्रयू फायर का जिक्र करता हूँ जिसको नोबेल प्राइज मिला था, एंड्रयू फायर, क्रेग मेलो। तो ये एंड्रयू फायर, क्रेग मेलो है। अब इसके सिर्फ एक पेपर जो इन्होंने 1995 में छापा था डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन पे, उसकी 1748 साइटेशन है। तो इट मींस ही इज अ अकॉम्प्लिश्ड साइंटिस्ट। ठीक है। कोई और बंदा, मतलब हम वाटसन एंड क्रिक की बात कर लेते हैं। वाटसन, वाटसन क्रिक। ठीक है। आप देखोगे कि वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल था, जो शुरू में ओरिजिनल पेपर में लिख देता हूँ, ओरिजिनल पेपर, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं दिखा रहा है किसी वजह से, लेकिन जो इसने शुरू में लिखा होगा नेचुरली उसका, वाटसन डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए, थोड़ा सा आपको समझना भी पड़ता है कि किस तरह से इसको सर्च करना है। वाटसन डीएनए स्ट्रक्चर, ये 2003 का बता रहा है, लेकिन ये हमें 1954 के करीब की कोई पेपर आना चाहिए, जो कि यूजुअली यहाँ पर नहीं आ रहा। हम गूगल से पूछ सकते हैं तो वो बता सकता है कि वाटसन एंड क्रिक ओरिजिनल पेपर, जिस पे उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो वो उसकी साइटेशन हम दिखा सकते हैं, ये वाला है जी, स्ट्रक्चर ऑफ 1953 में छपा था। तो मैं इसको, लेकिन ये तो कुछ और लग रहा है मुझे। एनीवेज, आपके जहन में कुछ आ रहा है तो बताइए, कोई भी नाम साइंसदान का जिसको आप सर्च करना चाहते हैं। खुद से ट्राई कीजिए गूगल पे, तो आपको पता चल जाएगा। यस, आ गया पेपर। अब देखो, ये 19,255 दफा साइट हुआ। ठीक है। ये 1953 में, जिसकी बेसिस पे डीएनए के बारे में हमें पता चला। ठीक है। ये फिर उसके बाद उसने 1974, और मजे की बात यह है कि ये पेपर कहाँ पर है, nature.com पे छपा हुआ है। और अब हम इसको साइट करते हैं। अब साइट करने का मतलब है, तो इस तरह से हम साइट करते हैं। साइटेशन के कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि मैंने क्लास में भी एक्सप्लेन किए थे, कि सबसे पहले ऑथर्स होते हैं, फिर उसके बाद टाइटल होता है, टाइटल के बाद जर्नल होता है, जर्नल के बाद वॉल्यूम होता है, फिर उसके बाद इशू होता है, इशू के बाद फिर अ, वो साल होता है जिस साल में वो छपा है, और फिर उसके बाद पेज नंबर होता है। ठीक है। अब मैं इस पे मजीद तफसीलात से अभी जब एंड नोट खोलूंगा तो बताऊंगा। लेकिन अब मसला ये है कि मुख्तलिफ जर्नल, इसमें इस वक्त तकरीबन लाखों जर्नल मौजूद हैं। हर जर्नल का अपना तरीकाकार है इन्हीं चीज़ों को लिखने का। और जब हम पुराने ज़माने में, लाइक जब मैं 2010 में मैंने एमफिल किया, तो यही टाइटल्स को, यही इन्हीं चीज़ों को लिखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम खर्च करना पड़ता था। मतलब वो जर्नल वाले कहते हैं कि जी सिर्फ दो, यानी कि वाटसन के आगे कॉमा आना चाहिए, जेम्स के साथ इस तरह से आना चाहिए, फिर फुल स्टॉप आना चाहिए, फिर कॉमा आना चाहिए। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो हम आपकी पब्लिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस तरह से 1953 अगर ये छोटी ब्रैकेट में लिखा हुआ तो ये छोटी ब्रैकेट में ही होना चाहिए, बड़ी ब्रैकेट में नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब अगला ही अगर आप देखोगे स्टाइल, तो इसको हम साइटेशन स्टाइल कहते हैं। अगले स्टाइल स्टाइल में वो क्या कहता है कि पहले आप लिखें जी एंड को, अब वो कहता है कि एंड को ए एंड डी नहीं लिखना, बल्कि एंड को इस तरह से लिखना है, ये वाला जो स्टाइल है उसमें। और साथ ही ऑथर्स के साथ ही डायरेक्ट ईयर लिख देना है, और ईयर के बाद टाइटल लिखना है, फिर जर्नल लिखना है, फिर वॉल्यूम और इशू लिखना है, और एंड पे पेज लिखना है। अब इसमें भी देखेंगे तो इसमें अब पहले कहता है डेट, डेट आनी चाहिए, और बाद में पेज नंबर आना चाहिए। ठीक है। तो अब ये जब मैनुअली करना पड़ता था तो बहुत ज्यादा मसला होता था। अब आसान हो गया। अब आसान हो गया एंड नोट की वजह से, कि आप सिर्फ साइट का बटन दबाते, ऐसे आपने साइट का बटन दबाया, ये साइट का बटन दबाया, तो यार, और आप इधर एंड नोट की फाइल को जनरेट करते हैं। यहाँ पर नीचे लिखा होगा बिबटेक्स, ये रेफरेंसिंग मैनेजर कहलाते हैं या साइटेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। बिबटेक्स है, एंड नोट है, रेफमैन है, रेफवर्क्स है, जोटीरो है, मुख्तलिफ तरह के साइटेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है। तो आप इन साइटेशन, तो मैं अब यहाँ तक मैं समझता हूँ कि अभी तक जो मैंने बताया वो मैं ये बताया है कि गूगल स्कॉलर किसी भी तरह के साइंटिस्ट के लिए सबसे अहम वेबसाइट है, जिसपे तमाम तर डेटा पड़ा हुआ है साइंस का। जो भी पेपर छपा है वो सारे के सारे पेपर इस वेबसाइट पे पड़े हुए हैं। और हम इस डेटा को हम कहते हैं प्राइमरी लिटरेचर। ये प्राइमरी लिटरेचर होता है, असल साइंस यहाँ से आगाज होता है उसका, और फिर ये लिटरेचर की बेसिस पे लोग टेक्स्ट बुक्स लिखते हैं, और टेक्स्ट बुक्स के बाद फिर उस टेक्स्ट बुक्स के फिर इलस्ट्रेशंस बनती हैं, इलस्ट्रेशंस के बाद उसके नोट्स बनते हैं, नोट्स के बाद लेक्चर बनते हैं, जो लेक्चर हम क्लासों में देते हैं।
ठीक है। तो इल्म का आगाज, जो साइंटिफिक इल्म का जो आगाज है, उसका आगाज होता है रिसर्च पेपर से, जो कि इन जर्नल्स में पढ़ा हुआ है। जब जितने भी साइंसदान हमने पढ़े आज तक, लेट्स से मैंने माइकल फैराडे को पढ़ा, तो मैं यकीनन माइकल फैराडे का पेपर यहाँ पर भी पढ़ा होगा। ठीक है, ठीक है, माइकल फैराडे, ये माइकल फैराडे, ठीक है, 1969 में। अब देखो ये पेपर पढ़ा हुआ है, क्वार्टरली रिव्यूज में आ गया, तो माइकल फैराडे का स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया। 1969 में ये छपा था पेपर, 268 दफा। तो हमने जितने भी साइंसदान, जितनी भी मुश्किल मुश्किल चीजें एफएससी में पढ़ी हैं, या मैट्रिक में पढ़ी हैं, या अभी तक फर्स्ट ईयर में पढ़ी हैं, जैसे मैंने आप लोगों को करब साइकिल के बारे में बताया, यहाँ पर मैं अगर हैंस क्रिश्चियन 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 करब के बारे में बताऊं, तो अब उसका भी पेपर यहाँ पर पड़ा होगा। ये इजी क्रैब है, सीजे क्रैब, ये सीजे क्रैब, राइट, 1958 में। तो ये पेपर वहां पर पड़ा हो। तो लेकिन जब ये पेपर, जो भी हम साइंटिस्ट पढ़ते हैं, थोड़ा सा सर्च करेंगे तो हमें मिल जाएगा, ओरिजिनल पेपर मिल जाएगा। डार्विन का पेपर यहाँ पर पड़ा होगा, अगर मैं डार्विन का पेपर जिक्र करूंगा तो। हमें चूंकि यही साइंटिस्ट का पता है, सीजे डार्विन, ठीक है। अब देखो ये चार्ल्स डार्विन जो है, 8,476 दफा ये हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में है। लेकिन ये वो वाला नहीं है डार्विन, मेरे ख्याल में ये सीजे डार्विन है, ये कोई और डार्विन है। ठीक है, तो डार्विन एवोल्यूशन एवोल्यूशन थ्योरी वाला जो है, उसको चेक करते हैं तो शायद कहीं मिल जाए हमें। थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है, लेकिन हम ढूंढ लेते हैं। ठीक है, ओरिजिनल जो पेपर होता है, ओरिजिनल जो बुक होती है, वो हम ढूंढ लेते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है ये समझ में आई है बात कि नहीं? नहीं बेटा, जर्नल पहले पेपर लिखा जाता है, पेपर लिखने के बाद वो सबमिट किया जाता है जर्नल में। और जो जर्नल होता है, वो एक पब्लिशिंग कंपनी होती है जो कि छापती है। ठीक है, इसको ऐसे कह लेते हैं कि यूट्यूब अब एक पब्लिशिंग पब्लिशिंग कंपनी है। वीडियो मैं खुद बनाता हूँ और वो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, इन चीजों पे ये है कि ये कुछ भी हो जाता है, लेकिन जर्नल एक बड़ा साइंटिफिक, बड़ा एक मुकद्दस चीज है। ठीक है, वहां पर खुद ब खुद ही नहीं छाप जाता, जो कि मैंने अभी ये डॉक्यूमेंट में आपको बताया कि ओके, डॉक्यूमेंट में जो बताया अभी कि, सॉरी मैं पता नहीं क्या बात कर रहा था, क्योंकि वो मैंने देखा कि हाँ हाँ कोई नहीं, मजाक था, आई डोंट नो व्हाट इट इज। एनीवेज, क्या बात कर रहा था मैं? कैन एनीवन टेल मी? सर के जर्नल्स में कब होता है, प्राइमरी लिटरेचर जो है वो पहले आएगा या बाद में आएगा? हाँ, प्राइमरी लिटरेचर पहले पेपर छपा, पेपर जर्नल को हम सबमिट करते हैं। सबमिट में करते हैं जब, तो जर्नल में एक बंदा बैठा होता है जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता है, जिसको एडिटर कहते हैं। और वो एडिटर फिर पहले चेक करता है कि ये पेपर छापने के काबिल भी है या नहीं है, ये चवल तो नहीं मारी हुई किसी ने। अगर चवल मारी हुई है तो पेपर, वो जो एडिटर खुद ही पेपर वापस भेज देता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने, वो समझता है कि नहीं ये पेपर सही, अच्छा है, इसमें एक्सपेरिमेंट सही हुए हुए हैं, इसमें सारी चीजें सही सही तरीके लिखी हुई हैं, और ये पेपर छापना जरूरी अच्छा है, क्योंकि ये पेपर जब छापेंगे तो लोगों को पढ़ने का, कम साइंटिस्ट को इंटरेस्ट होगा इस पेपर में पढ़ने में, तो फिर वो भेजते हैं आगे 5 साइंटिस्ट्स को आगे, जो कि पीयर्स कहलाते हैं। ठीक है, और वो उनको कहते हैं कि आप इस पेपर को एनालाइज करें क्रिटिकली, और बताएं कि क्या ये पेपर में सही तरह से इसने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, क्या इसने कोई चवल तो नहीं मारी है। और जब वो, फिर वो बहुत तनकीदी मुशाहिदा करते हैं उसका, उस पेपर का। वो जब वो तनकीदी मुशाहिदा करने के बाद सारे के सारे 5 के 5 साइंसदान मान जाते हैं कि हाँ जी, ये पेपर बड़ा अच्छा लिखा गया है, इसको छापना चाहिए, ये साइंस के अंदर बेहतरी लाएगा, तो फिर वो पेपर छाप दिया जाता है, और फिर वो पेपर पब्लिश हो जाता है। ठीक है, अब मैं जैसे मिसाल दे देता हूँ आपको। एक जर्नल हम ढूंढते हैं, एक जर्नल है, लेट्स से एडवांस्ड ड्रग डिलीवरी रिव्यूज। ये ड्रग डिलीवरी, एडवांस ड्रग डिलीवरी रिव्यूज का एक जर्नल है। ठीक है, ये, अब ये साइंस डायरेक्ट पे पड़ा हुआ है। साइंस डायरेक्ट एक डेटाबेस है, ये डेटाबेस है, और उसके अंदर एक जर्नल है जो कि ये पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें बताया ये गया हुआ है कि 6 दिन लगते हैं पहला डिसीजन करने में। रिव्यू टाइम जो है वो तकरीबन 45 दिन है, और तकरीबन 93 डेज में पेपर एक्सेप्ट होता है। ठीक है, अगर हम इसको ओपन एक्सेस जर्नल में डालेंगे तो तकरीबन इसकी फीस है $5,150। लेकिन अगर हम इसको बगैर ओपन एक्सेस के डालेंगे, तो फिर इसकी फीस मुफ्त होगी। अब ओपन एक्सेस का मतलब ये होता है कि अब कोई भी पढ़ सकता है पेपर को। लेकिन अगर जर्नल करता है तो फिर जर्नल जो है ये, कोई पेपर अगर हम पढ़ते हैं तो वो फिर पैसे लेता है उस पेपर के। अब इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, अगर हमने अखबार खरीदनी हो,
अगर आपने अखबार खरीदनी हो तो अखबार की हमें कीमत देना पड़ती है। इसी तरह से अगर हमने कोई क्या फिल्म हाल है? देखनी, माइक ऑफ कर दे, अगर आपने कोई, आपके आवाज में क्या हुआ है? हु इज दिस, कुछ कौन? तो हुआ है। हसनैन, कोई बंदा अपना माइक जिसने ऑन किया हुआ वो प्लीज ऑफ कर दे। अच्छा। सर, हर स्टूडेंट अपना रिसर्च पेपर लिखता है, आइदर वो बस का है या फिर पीएचडी का। कौन सा पब्लिश होगा, उसका क्राइटेरिया और उसको प्रूफ। बीएस का। नहीं, बीएस मतलब कोई भी बंदा मतलब जरूरी नहीं है कि आप बीएस के स्टूडेंट हो, आप पीएचडी के स्टूडेंट हो, एमफिल के स्टूडेंट हो। हाँ, आपका किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होना जरूरी होता है, आप पेपर छाप सकते हैं। लेकिन पहले आपको एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो कि पहले अभी तक नहीं हुआ हुआ। ठीक है, नई चीज करनी पड़ेगी आपको। जब आप कोई नई चीज करेंगे तो फिर नेचुरली वो छप सकती है। ठीक है, इसके लिए एमफिल का होना, यानी कि आप फॉर्म डी के दौरान भी, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और मेरे अंडर ग्रेड काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म डी के दौरान या अपनी बैचलर्स डिग्री के दौरान ही पेपर छापे हैं। और अगर आप अपनी बैचलर डिग्री में एक पेपर छाप लेते हैं तो आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है। और अब पेपर वाली गेम के अंदर भी बहुत फ्रॉड है। जैसे कि हर चीज में फ्रॉड होता है, इसी तरह से इसमें भी बहुत फ्रॉड होता है। और उसी को समझाने के लिए मैंने पूरा एक लेक्चर लिया, जो लास्ट से लास्ट लेक्चर था, प्रीडेटरी जर्नल्स क्या होते हैं। प्रीडेटरी जर्नल्स क्या होते हैं कि आप साबित कर सकते हैं कि अच्छा जी मैं साइंसदान हूँ, ठीक है, लेकिन गलत तरीके के साथ साबित करते हैं। वो पाकिस्तान और इंडिया और अफ्रीका के ममालिक में तो चल जाता है, लेकिन जब हम डेवलप्ड वर्ल्ड में जाते हैं तो आप फौरन पकड़े जाते हैं कि भाई ये चोरी वाली बात है। तो चोरी जो है वो डेवलप्ड वर्ल्ड में तो इतनी अच्छी नहीं समझी जाती है, पाकिस्तान में चल जाती है। ठीक है। और बहुत सारे पेपर्स हमारे ही पाकिस्तानी साइंटिस्ट के ऐसे हैं जो कि कचरा कचरा थे, मतलब सिर्फ कॉपी पेस्ट रीफ्रेश करके जर्नल को भेजा, जर्नल को भेज के तो पेपर छाप लिया, और पेपर छाप लिया तो अब्बा जी उसके बाद आप प्रोफेसर बन गए। लेकिन वो बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे होते हैं जो कि यू आर लकी के यूसीपी में बहुत सारे हमारे जो पीएचडी के हैं उन्होंने बाहर से पीएचडी करके आए हैं। लाइक फ्रांस से पीएचडी किया हुआ है, अमेरिका से पीएचडी किया हुआ है, जर्मनी से किया हुआ है, फिनलैंड से किया हुआ है, चाइना से किया हुआ है। तो आप लकी हैं कि आप ये सारी चीज़ें उनसे पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, उन असातिज़ा से पूछ सकते हैं। लेकिन अगर हम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे प्रोफेसर हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, अच्छी तरह से जानता हूँ, जिन्होंने हजारों पब्लिकेशंस की हुई हैं, हजारों पेपर्स हैं उनके, लेकिन वो पेपर्स इतने ज्यादा क्रेडिबल नहीं है या रिलायबल नहीं है। और ये इसको समझाने के लिए बेटा मैंने चैट के अंदर आपको एक डॉक्यूमेंट बनाकर अभी भेजा है। वो डॉक्यूमेंट अगर आप देखें तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि जर्नल, प्रीडेटरी जर्नल्स क्या होते हैं और रियल या रिलायबल जर्नल्स क्या होते हैं। ओके, कुछ समझ में आई बात? हाँ भाई, कुछ समझ में आई है? यस यस। सर, आ गई सारी। तुम तो पहले भी ये बातें यस सुन चुके हो। सर। तुम तो ये बातें पहले भी सुन चुके हो। सो अभी हमें ये सेशन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? सर कल भी कर लेंगे, आज भी कर लेंगे। नहीं, मैं फहद आपसे नहीं पूछ रहा, आप तो फिजिकली आ रहे हो ना। मैं बाकी सारे लोगों से पूछ रहा हूँ कि शुड वी कीप वर्किंग ऑन इट और शुड वी नॉट वर्किंग ऑन इट, वी शुड नॉट वर्क ऑन इट। ऑनलाइन सेशन सर की हमें बात कर करने रहे हैं आप? चाहिए। लेकिन वो मैं उसी सूरत में कर सकूंगा, या आप लोगों ने आपस में तय करना है अगर अपने कैमरे ऑन करोगे। क्योंकि मेरा प्लान है कि मैं यूएसए के प्रोफेसर्स को यहाँ पर बुलाऊं और आपको रियल में एक साइंटिस्ट जो कि यूएसए में काम कर रहा है उसके बात उससे बात करा सकूं आपकी। ठीक है। और मैं ये चाहूँ, मैं उनको ये समझा सकूं कि जी मेरे पास जो स्टूडेंट बैठे हैं ये बहुत संजीदा स्टूडेंट्स हैं, ये लैपटॉप पर बैठ के काम करते हैं, ये कोरोना की तरह माइक चलाकर कोने में नहीं बैठ जाते हैं, और ये चीज़ा नहीं लेते हैं प्रोफेसर्स का। हम अमूमन पाकिस्तानी कौम का एक मिजाज है कि वो चीज़ा लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चल यार इन्हों जरा देखिए तो सही केड़ा तमाशा होने है, और तमाशा चेक कर ली। और जब किसी को ये पता चलेगा कि ये तो भाई तमाशा कर रहे हैं, तो फिर वो बंदा भी, मतलब मैं घर जाके सो भी सकता हूँ, मैं घर जाके नेटफ्लिक्स भी देख सकता हूँ, मैं घर जाके टीवी भी देख सकता हूँ, मैं खेल कूद भी सकता हूँ। तो मैं ये क्या तकलीफ पड़ी है कि मैं आप लोगों को ये चीज़ें सिखाऊं। मेरी सिर्फ इतनी पेन है क्योंकि जब फॉर्म डी करके जो स्टूडेंट जाता है और जो एमफिल में दाखिला लेता है और पीएचडी में दाखिला लेता है, उनको भी ये चीजें नहीं पता होती, और फिर हमें बहुत ज्यादा टाइम खर्च करना पड़ता है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ते हैं उनको समझाने के लिए। लेकिन अगेन आई नीड योर सीरियसनेस।
ठीक है। और इसकी ऐसा नहीं है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इसमें यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें मेरे रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप ये कोट कर सकेंगे अपने सीवी में कि जी मैंने रिसर्च करना सीख लिया है, मुझे पता है रिसर्च क्या होती है। और फिर आपको इमीडिएटली स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि सर ये स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, तो मैं उसका एक सीधा सा जवाब देता हूँ कि भाई देखो, अगर आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर लें कि आप एक स्कॉलर हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो एस्टेब्लिश करना कैसे होता है, एविडेंस कैसे देना होता है कि मैं स्कॉलर हूँ, तो भाई आपने 2-4 पेपर छापे हुए हैं। अगर आपने 2-4 पेपर छापे हुए हैं तो आप इस सारे प्रोसेस में से गुजरे हुए होंगे। और अगर आप इस सारे प्रोसेस में से गुजरे होंगे और कोई अमेरिका का प्रोफेसर चेक करेगा, वो कहेगा यार पाकिस्तान में कोई रिसोर्सेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये फिर भी अपनी मेहनत के साथ ये सब कुछ कर सकता है, तो यहाँ पर अगर आ गया और इसको सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हमने दे दिए, तो ये तो जिन बन जाएगा। ठीक है। तो फिर वो स्कॉलरशिप उसको दे देते हैं। और ये बड़ी मजे की बात है कि पूरी दुनिया में कोई भी नहीं पढ़ना चाहता। तुम लोग अकेले नहीं हो कि ये मतलब ये कोई अछूती बात नहीं है कि आप लोग ये मोबाइल फोनों के ऊपर बगैर मैकरा कैमरा ऑन किए बैठे हुए हो। पूरी दुनिया में यही ऐसा होता है, कोई पढ़ना नहीं चाहता। ठीक है। तो पढ़ते वही है जो या तो जिनको शौक होता है, या जो मजबूर होते हैं बेचारे। मजबूर इसलिए होते हैं कि उनको लगता है कि यार हमें पढ़ेंगे ही तो कुछ कर सकेंगे, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो अब इस बात पे मेरा, मुझे जो मैंने स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट मुझे बता दीजिए कि मैंने क्या दिया है, फीडबैक मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा यूनि डायरेक्शनल फ्लो का नहीं पसंद करता कि मतलब एक तरफ से कहानी चलती रहे और दूसरी तरफ से कुछ ना हो। प्लीज बताइए। चैट इज सर ओपन जो फॉर यू। कैमरा नहीं ऑन करेगा वो क्लास से निकल जाएगा। आ, अभी तो मैं नहीं निकाल रहा क्योंकि अभी तो आए हैं, तो हाँ अगर संजीदा नहीं होगे तो नेचुरली मैं फिर उनको पसंद नहीं, मैं फिर ऑनलाइन सेशन नहीं करूंगा। मैं ऑनलाइन सेशन नहीं करूंगा, फिर मैं फिजिकली ही क्लासरूम के अंदर ही सेशन करूंगा सर ऑनलाइन। बाजूकात बंदे ने मुंह नहीं धोया होता और वो अजीबोगरीब हालत में तो ये बैठा चीजें, होता है वो ये कैमरा। चीजें तो करनी पड़ेंगी ना, ये चीजें तो करनी पड़ेंगी। मुंह धोना पड़ेगा। अगर नहीं धोया हुआ तो भाई कितनी देर लगती है, 5 सेकंड में तू मुंह धो ले। ठीक है। और सर आपको क्या चैलेंजेस आए थे क्लासरूम में उसको हाइब्रिड करने में, लाइक क्लासरूम में जैसे आपने पहले जूम ट्राई किया था कि किस तरह रिकॉर्डिंग हो जाए क्लास फिजिकल क्लास ही लेते हुए, तो हम्म। आपको वहाँ पे क्या चैलेंजेस आए थे? देखो, मैं एक वक्त में एक चीज पे तवज्जो कर सकता हूँ। मसलन मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं जब तक ऑडियंस को समझ ना सकूं कि ये किस लेवल पर बैठे में, मैं अपने तौर पर हाई लेवल चीज बता रहा हूँ और उनको बेसिक ही नहीं पता, तो फिर वो मेरे साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब तक कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। टीचिंग के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, अगर आपने वाकई क्लास को इफेक्टिव बनाना है, तो वो है एंगेजमेंट। जब तक मैं एंगेज नहीं कर सकता आप लोगों के साथ, तब तक मैं चीजों को आगे नहीं लेके जा सकता। ठीक है। तो वहां पर मैं एक वक्त में मतलब वो रिकॉर्डिंग तो हो रही है, ठीक है, वो बच्चे मेरे से, मैं अगर जो टेस्ट करेंगे जो लाइव सेशन में मेरे साथ मौजूद है, कि मैं क्वेश्चन आंसर्स करके पढ़ाता हूँ कि जी बिल्कुल। जब आपका कोई पेपर साइट हो जाता है, तो जब आप पेपर छपता है तो छपने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता साइट होता है, उसको टाइम लगता है, लोग पढ़ते देर के बाद हैं। फिर जब जैसे कोई वीडियो अगर अपलोड होती है तो फौरन उसके 1 मिलियन व्यूज या 2 मिलियन व्यूज नहीं हो जाते, बल्कि टाइम लगता है उसको व्यूज होने में। और फिर दूसरी बात यह है कि आप किस जर्नल में छापते हैं। अगर आप ऐसे जर्नल में छापते हैं जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी में पढ़ा जाता है, तो फिर आपके साइट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रेडेटरी जर्नल में छाप देते हैं, तो उम्मीद है कि कभी भी पूरी जिंदगी में भी उस जर्नल उस पेपर को कोई भी नहीं पढ़ेगा सिवाय आपके, या शायद आपके सुपरवाइजर। ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि हाई इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा जर्नल में। सर, जी। सर एक चीज कंफर्म कीजिएगा कि फर्ज करें एक पेपर जो है वो पब्लिश हो जाता है, हम्म। फिर लोग उस पे साइट उस पेपर को लोग साइट करते हैं। तो हम्म। साइट करने का मतलब ये है कि लोग हमारा ही पेपर अपने नाम से थोड़ी सी उसमें चेंजिंग करके, नहीं 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 रिफ्रेश नहीं करके उसे छाप रहे हैं। नहीं नहीं नहीं। मैं आपको बताता हूँ, अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सवाल था, थैंक यू सो मच। ये साइट क्या होता है, ठीक है। कोई और बात है तो कीजिए, मैं काफी देर बोल चुका हूँ, तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है, आप लोगों को बोलना है। सर ये ऑनलाइन वाले चाय कैसे पियेंगे। भाई अपने घर में खुद बना के चाय पी लो, ये कौन सा मुश्किल काम है, दिन रात चाय पी रहे हो। हम बना के चाय। हाँ पियो। जिनको बनाना ही नहीं आता सर चाहे वो कैसे बनाए। वो बेटा फिर एंजॉय करें। एक्चुअली दिस इज द बेनिफिट। हाँ जी। एक, तो एक पहले तो मैं, हॉस्टल में ऊपर से चाय बनाना भी। हाँ ये चीजें, ये कल्चरल चीजें हैं, इन कल्चरल चीजों को ठीक करना पड़ेगा।
साइट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना इंपॉर्टेंट होता है। जी बिल्कुल, पहले हम ये जानना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जो कि मैं सर बता रहा हूँ। साइड करने के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। साइड तो हम किसी का उठा के अपने हाँ पे जी। पेस्ट कर रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, वो हम कर सकते हैं। लेकिन एक पेपर होता है रिव्यू पेपर। रिव्यू पेपर के अंदर हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना होता, हमें उस फील्ड का जायजा लेना होता है कि उस फील्ड में हुआ क्या। और यूजुअली रिव्यू रिव्यू पेपर ज्यादा साइट होता है कंपेयर टू रिसर्च पेपर। सर बात सुने। जी सुनाए। सर आपने जो क्लास में पढ़ाया है वो भी वही अभी आपने बताना है या फिर कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाना है? हम्म, यार मैं मतलब जो भी मैं पढ़ाऊंगा, मिसाल के तौर पर अगर आप पहले तो मैंने कंटेंट आपको शेयर किया है कुछ, यानी कि यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं आधे घंटे की, ठीक है, वो जी सुननी जी। पड़ेंगी। उसके बाद मैंने आज आप लोगों की सहूलत के लिए एक कुछ 10 सफ़ों का एक डॉक्यूमेंट जो है वो बनाकर भेज दिया है आपके जी सर व्हाट्सएप देख। चैट ग्रुप में। उसको पढ़ना जरूरी होगा। उसके बाद फिर हम आगे चल सकेंगे, जब हम मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग कहाँ तक पहुंच चुके हो और आगे हम आपको कहाँ तक लेके जा सकते हैं। और हर बंदे की अपनी पर्सनल एफर्ट है। अगर कोई ज्यादा एफर्ट करेगा तो उसको ज्यादा सीखने को मिलेगा, और अगर कोई एफर्ट नहीं करेगा तो वो दुनिया की किसी भी फील्ड में चला जाए, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। तो इट इज ऑल अबाउट टाइम, सीरियसनेस, डेडिकेशन। और जो आज एक्सपर्ट हैं किसी भी फील्ड में, वो कभी ना कभी न्यू भी थे, कभी ना कभी छोटे थे, और उन्होंने सोचा कि अब हमें मेहनत करना चाहिए, अब कोई और ऑप्शन नहीं है। तो फिर इस वजह से होता है कि फॉर्म डी करने के बाद 25,000 रुपए की जॉब मिलती है, क्योंकि फॉर्म डी के दौरान यूजुअली हम वो चीजें नहीं पढ़ते हैं, या उस तरह से नहीं पढ़ते हैं जिस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। जी, जर्नल सर और डाटा, जर्नल और डेटाबेस बहुत डिफरेंट चीज है। जर्नल जो होता है वो पहले जर्नल से पहले, जर्नल छपता है पब्लिशिंग कंपनी में, और डिफरेंट पब्लिशिंग कंपनीज जो होती हैं उनका जो डेटा होता है वो किसी डेटाबेस में जाता है। जैसे साइंस डायरेक्ट एक डेटाबेस है, ठीक है। और ये भी मैंने अपने जो आज आप लोगों के साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है, उसमें मैंने जो कॉमन डेटाबेसेस हैं वो मैंने बताई हुई है, ठीक है। मसलन मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, अगर चैट जीपीटी खुल जाता है तो चैट जीपीटी से ही मैंने निकाला। लाइक सर। और आप लोगों को आगे जो मैंने सिखाना है वो चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी से किस तरह से चीजों को बहुत ज्यादा आसान किया जा सकता है, ठीक है। और साइंसदानों का काम तो बहुत ज्यादा आसान हो गया है जनरेटिव एआई से। और यही तो मैं सोचता हूँ कि इतना ज्यादा हम काम कर सकते हैं अगर कोई सीरियस लोग हो जाए, कुछ लोग थोड़े से संजीदा हो जाए और कहें कि हम कुछ करना चाहते हैं। वाकई हम बहुत, टिकटॉक से कुछ नहीं मिलने वाला, स्नैपचैट और रील्स देखने से कुछ नहीं मिलने वाला, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो फिर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यस, लैपटॉप इज मैंडेटरी फॉर साइटेशन, बिकॉज एंड नोट का जो प्रोग्राम है वो चलेगा ही लैपटॉप पे, वो आपके मोबाइल फोन पे चल ही नहीं सकता। रिसर्च करने के लिए लैपटॉप का होना, यानी कि पेपर लिखने के लिए रिसर्च लैपटॉप का होना जरूरी है। अभी तक टेक्नोलॉजी में मैंने नहीं देखा कि एंड नोट जो है वो आपका, हाँ कुछ मोबाइल फोन्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है साइटेशन का, इसलिए इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। लेकिन लैपटॉप का होना जरूरी है। विदाउट लैपटॉप वी कैनॉट डू मच, एंड दैट्स आई एम्फसाइज्ड इन द सेशंस एज वेल। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए प्लीज। सर रिव्यू आर्टिकल्स में हम बेसिकली जो पहले ऑलरेडी लोगों ने रिसर्च पेपर्स बनाए होते हैं उनको रिव्यू करके अपना एक ओपिनियन देते हैं और या उसको समराइज करते हैं, तो इसमें कोई न्यू चीज़ तो नहीं आएगी? जिस तरह एक्सपेरिमेंटेशन से हम कोई न्यू चीज़ डिस्कवर कर लेते हैं और उसको हम पब्लिश करवाते हैं, तो वो चीज़ तो हम रिव्यू आर्टिकल में नहीं ना कर सकते। मैं बताता हूँ बेटा, रिव्यू आर्टिकल नोट्स नहीं होते, पहली बात ये याद रखो। रिव्यू आर्टिकल नोट्स नहीं होते कि मतलब मैंने 15 साइंसदानों के काम को समराइज करके एक जगह पर लिख दिया, तो ये रिव्यू आर्टिकल नहीं होता। रिव्यू आर्टिकल एक एक्सपर्ट लिखता है जो कि बताता है कि जी इस एरिया के अंदर अब तक ये काम हो चुका है, साइंटिस्ट ये चीजें हासिल कर चुके हैं, ये चीजें अचीव कर चुके हैं, या इन चीजों को हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हम इन प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, और इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये तरीकाकार हो सकता है। और इस चीज को हम एक रिव्यू आर्टिकल कहते हैं। तो बेसिकली रिव्यू आर्टिकल में होता है आपको पढ़ना पड़ता है आपको। मसलन मैं अगर आप, और उससे बहुत पहले रिव्यू आर्टिकल को लिखने से पहले जो चीज बहुत ज्यादा अहम है, और जो मैं फिजिकल क्लासरूम्स में बता रहा हूँ, कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना।
Without knowing the basic concepts of biology and chemistry, we cannot do anything related to science or review. ठीक है। अब जैसे SIRNA है, तो एक मेरा जो कि पसंदीदा टॉपिक है, मेरा पर्सनल टॉपिक है SIRNA, ये वजूद में कैसे आया, और अब इसमें चैलेंजेस क्या हैं, और उन चैलेंजेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और यहाँ पर साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, तो वो चीजें जर्नल। तो बेसिकली रिव्यू भी एक एडिटर को कन्विंस करना पड़ता है। देखिए जी, अभी तक मैंने लिटरेचर में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देखा कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और मैंने इस रिव्यू आर्टिकल के जरिए से ये साबित करने की कोशिश की है कि ये इस एरिया में रिसर्च करने की जरूरत है, और इस एरिया में ये कुछ हो चुका है, ये करने की जरूरत है, तो इसलिए मेरा ये जो रिव्यू आर्टिकल है ये छाप। ठीक है, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ दिखाने के लिए, ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए। जैसे एडवांस ड्रग रिव्यू है, वो उसका इम्पैक्ट फैक्टर तकरीबन 17 है, और ये बहुत रिलायबल जर्नल जहाँ समझा जाता है। अब जैसे मैंने ये कार्बन नैनोट्यूब्स पे एक आर्टिकल लिखा था बैक इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिक्स में 2016 में, उसके 241 रिव्यू साइटेशन है। अब वो भी पता चल जाता है कि किस किस ने साइट किया है। ठीक है, जैसे ये वाला पेपर है, ओवरकमिंग बैरियर्स टू एज फार SIRNA थेराप्यूटिक्स फ्रॉम बेंच टू बेड साइड। तो मैंने ये साबित करने की कोशिश की कि भाई ये बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन इसमें कुछ बैरियर्स हैं। वो बैरियर्स ये हैं, और इनको हम ऐसे, और ये चीजें टेक्स्ट बुक्स में नहीं अवेलेबल होती, ये सिर्फ रिसर्च पेपर्स को पढ़ने के बाद पता चल सकती है। तो रिव्यू आर्टिकल लिखने से पहले इस काबिल होना चाहिए कि आपको रिसर्च पेपर समझ आ सके, और अगर आपको रिसर्च पेपर समझ आ गया तो फिर रिव्यू आर्टिकल लिखना आसान हो जाता है। और पाकिस्तान में हम ये कर सकते हैं बैठे बैठे सीखने के जरिए से, कि हम रिसर्च पेपर पढ़ना सीख सकते हैं। हम रिसर्च पेपर पढ़ के और नए टाइप टॉपिक्स को, और जो सुपरवाइजर का काम होता है, जैसे कि मैं आपको गाइड करूंगा, या जो भी आपके PhD के यहाँ के फैकल्टी है वो आपको गाइड कर सकती है कि हम इस एरिया में काम कर सकते हैं, इस एरिया के अंदर ये जो काम नहीं हुए हुए, तो हम ये काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो वो फिर पेपर छाप सकते हैं, और उस दौरान आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। और कोई क्वेश्चन? आई होप कि मुझे बता दिया करो कि मैंने सही जवाब दिया, समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। सर डज दैट मीन कि रिसर्च पेपर में एक्सपेरिमेंटेशन इन्वॉल्व होती है एंड दैट लाइक रिसर्च also पेपर has बगैर, हाँ, रिसर्च पेपर बगैर एक्सपेरिमेंट के लिखा ही नहीं जा सकता। अगर आप कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च पेपर, जो कि मैंने व्हाट्सएप पे आपको डॉक्यूमेंट भेजा है, उस डॉक्यूमेंट को अगर आप खोल के चेक करेंगे, तो, और ये मैंने क्लासरूम में भी एक्सप्लेन किया था, ये वाला जो डॉक्यूमेंट आपको भेजा है व्हाट्सएप पे, इस डॉक्यूमेंट को अगर आप खोल के पढ़ लो, तो आपको पता चल जाएगा कि रिसर्च पेपर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, और उससे पहले रिसर्च पेपर के कंपोनेंट्स को पढ़ने से पहले भी ये यूट्यूब की जो आधे घंटे की वीडियोस हैं, ये सुनना जरूरी है। जब तक ये नहीं सुनेंगे, और फिर ये नहीं देखेंगे कि हिस्ट्री क्या है साइंटिफिक पब्लिशिंग की, कि असल में पहले पहले क्या हुआ था, कहानी साइंस की स्टार्ट कहाँ से हुई थी, 16वीं सदी से स्टार्ट हुई थी, और फिर किस तरह से आगे बढ़ता गया प्रोसेस, रिव्यू इम्पैक्ट क्या होता है, ये की स्टोन्स क्या है, कंक्लूजन क्या है, फिर कंपोनेंट, ये वाली बात, ये कंपोनेंट क्या है रिसर्च पेपर के। पहले टाइटल होता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट होता है, फिर इंट्रोडक्शन होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है, मेथोडोलॉजी होती है, रिजल्ट्स होते हैं, डिस्कशन होता है, कंक्लूजन होता है, रेफरेंसेस होते हैं, जो कि अभी हमने गूगल स्कॉलर में भी देखा कि APA, MLA, शिकागो वगैरह वगैरह। और ये चीज को एंड नोट आसान कर देता है, और आप ये स्किल सीख कर फाइवर पे, अपवर्क पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के होमवर्क कर सकते हैं, और आपको एक एक असाइनमेंट के $200 मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको काम आना चाहिए। तो साइंटिफिक आर्टिकल्स छपते कहाँ पर हैं, वो लिखा हुआ सारा। ठीक है, ये सारी जगह हैं जिन पे साइंटिफिक आर्टिकल छप सकता है। ठीक है, और फिर उसके बाद मेजर डेटाबेसेस कौन सी हैं, पबमेड है, मेडलाइन है, एमबेस है, कॉकरेन लाइब्रेरी है, स्कोपस है, वेब ऑफ साइंस है, क्लिनिकल ट्रायल्स है, कैकेल है, बायोसिस है, जे स्टोर है, गूगल स्कॉलर है, ये बेसिक साइट्स है। ठीक है, और फिर प्रीडेटरी जर्नल और रिलायबल जर्नल में क्या डिफरेंस होता है, ये तफसील से मैंने बता दिया है। इसको पढ़ो पढ़ो, पढ़ने के बाद कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछो, और एंगेज हो जाओ। और एंगेजमेंट का बेस्ट वे यही है कि आप मुझे चैट के जरिए से बता सकें, आप मुझे अपनी शक्ल दिखा के बता सकें, आप क्वेश्चन आंसर करके मुझे बता सकें। यस, आप ये कर सकते हैं, आप अपना टॉपिक खुद भी चूज कर सकते हैं। और लेकिन आज के दौर में साइंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको एक सुपरवाइजर की जरूरत लाजम रहती है। इसी वजह से जब भी कोई PhD प्रोग्राम में जाता है, तो PhD प्रोग्राम में एक सुपरवाइजर मौजूद होता है, जो कि आपको सुपरवाइज करता है रिसर्च करने के लिए।
मतलब सर हम कोई टॉपिक चूज करेंगे तो सुपरवाइजर कहेगा कि ये नहीं करना है, कोई और टॉपिक चूज कर लो। नहीं, आप अपना सुपरवाइजर खुद से सेलेक्ट करते हैं। सुपरवाइजर का सिलेक्शन ऐसे ही है जैसे शादी करना। ठीक है। अगर सही बंदे के साथ हो गई तो समझो जिंदगी अच्छी हो गई, और अगर खराब बंदे के साथ हो गई तो समझो जिंदगी खत्म हो गई। और ये बात मैंने अपने क्लासरूम में भी बताई थी कि अगर आपका यस सर। उस्ताद जो है वो बेहतर है, आप कंफर्टेबल हैं आप उसके साथ काम करने में, तो आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। पीएचडी करना बहुत आसान हो जाता है, और फॉर्म डी के बाद पीएचडी करना इमीडिएटली पॉसिबल है अगर आप फॉर्म डी के दौरान 2 या 3 रिसर्च रिव्यू आर्टिकल ही लिख लें अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिख लिए हैं। मेरा मकसद आप लोगों को संगीत, आप सिर्फ आपके एज ग्रुप को एंगेज करने का मकसद यह है कि आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ना आपने बिजली का बिल अदा करना, ना गैस का बिल अदा करना, ना सुई कुछ भी, ना पेट्रोल देखना है, ना बिजली, कुछ भी नहीं करना आपने। आपके पास सिर्फ टाइम है, और वो टाइम आप खर्च कर रहे हो फेसबुक पे, टिकटॉक पे, रील्स पे, इंस्टाग्राम्स पे। मैं चाहता हूँ कि वो आप उन जगहों पर खर्च करने की बजाय आप गूगल स्कॉलर पे खर्च करो। आप ये इस तरह के जो कोर्सेज हैं, और इस वक्त 70,000 कोर्सेज पड़े हुए हैं कोर्सेरा के ऊपर। ठीक है, 70,000 कोर्सेज पड़े हुए हैं कोर्सेरा के ऊपर। और फिर हम amazon मार्केटिंग सीखने की कोशिश कर लेते हैं। भाई उससे पैसे तो बना लेते हो, लेकिन आप थोड़े पैसे बनाते हो। आप जब रियल साइंटिस्ट होता है, लाइक एक जो साइंटिस्ट है जो अमेरिका में बैठा हुआ है, वो कम से कम $3 लाख कमाता है। ठीक है। और अगर वो कंपनी का शेयर होल्डर होता है तो फिर तो वो मिलियन ऑफ डॉलर्स में कमाता है। ठीक है। और मतलब इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानियों के लिए। इंडियंस बहुत ज्यादा आगे हैं, इंडियंस, चाइनीज, इजिप्शियंस, ये बहुत ज्यादा है। हाँ जी, एंड नोट बेटा साइटेशन सॉफ्टवेयर है, और ये जो साइट करने का तरीकाकार होता है ये आसान हो जाता है। मतलब मैं अभी ये अगर करके दिखाऊं तो मैं करके दिखा सकता हूँ। लेट्स से आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। लेट्स से मैं एक पेपर है, पेपर निकालता हूँ, यही शुरू से ये पेपर निकालता हूँ और इधर लिखता हूँ। लेट्स से स्टार्ट करते हैं कुछ भी। ओवरकमिंग बैरियर्स टू SIRM थेरेपी। ओके, ठीक है, साइट की। अब मैं इधर एंड नोट पर साइट पे जाता, एंड नोट का बटन दबाया मैंने, एंड नोट का बटन दबाया तो ये आ गया। इस फाइल को मैंने सेव कर दिया। जब ये सेव हो गया, अब मैं इसको यहाँ पर पढ़ा रहने दो इसको। अब हम इसको खोलते हैं यहाँ पर एंड नोट। ये एंड नोट खोला, एंड नोट, ये एंड नोट खोल दिया, एंड नोट खोला। और एंड नोट खोलने के बाद हम गए, ये आ जाएगा एंड नोट, अभी खुलेगा, ये आ गया एंड नोट, ऐसे आएगा। एंड नोट खोला, और ये एंड नोट खोल दिया। मैं अब इधर क्या करता हूँ, क्लोज कैंसिल करता हूँ, और मैं एक नई लाइब्रेरी बनाता हूँ, फाइल न्यू लाइब्रेरी। ठीक है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ समर रिसर्च। और यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। और जब मैं डेस्कटॉप पे जाकर इसको सेव करता हूँ तो ये आ जाता है। ठीक है, ये। और अब वो वाली पुराने वाली जो लाइब्रेरी है मैं उसको बंद कर दूंगा, ये वाली लाइब्रेरी, क्योंकि ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमॉलिक्यूल्स में एक पेपर था जो मैं छाप रहा हूँ। इसको छोड़ देते हैं, अब ये वाली आ गई है समर रिसर्च। ठीक है। अब मैं दोबारा उधर जाता हूँ गूगल स्कॉलर पे, और जब मैं गूगल स्कॉलर पे जाऊंगा इसको खोलूंगा तो वो वाली जो साइटेशन थी वो यहाँ पर आ जाएगी, ये आ गई। ठीक है। अब जब ये आई मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब मैं जब इसको क्लिक करता हूँ, यानी कि इसको मैंने क्लिक किया, तो आप देखोगे ये इसको ओपन भी, ये ओपन कर सकते हैं हम इसको। लेट्स सी, या इसमें आप देखोगे वही उसी तरह की चीजें आ गई हैं। लेकिन हम इसको ओपन कर सकते हैं, इस साइटेशन को ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन करेंगे, पहले इसको इसे ऐसी होनी चाहिए, हो कि नहीं रही। अच्छा, ऑल रेफरेंसेस में देखता हूँ, ऑल रेफरेंसेस में ये आ गया, इसको मैं क्लिक करूंगा। ओके, लेट्स सी, इट्स क्लिक इट। चलो अभी नहीं आ रहा था, चलो बस अभी इसको मैं नीला कर दिया। अब मैं इसको नीला किया, और अब मैं उस पेपर पे जाता हूँ जिससे मैंने ये साइट किया था। मैं उस पेपर को खोलता हूँ, ये मैंने पेपर खोला। ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ कि ये पेपर लिखा हुआ है, मैं लिखता हूँ, ये देखो। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, पहली लाइन लिखी हुई थी, ये वाली लिखी हुई थी, ये वाली लाइन। इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये मैंने कॉपी किया। और इधर एक नई वर्ड फाइल खोल देते हैं, नई वर्ड फाइल खोली।
ये खुली हुई ऑलरेडी नई वर्ड फाइल, लेकिन चलो दोबारा खोल लेते हैं। रिसर्च कोर्स समर रिसर्च डॉक, ये हमने खोल ली, आ गई, और मैंने इधर पेस्ट कर दिया। अब जब मैंने इधर पेस्ट कर दिया तो अब मैं क्या करता हूँ कि गूगल उसी एंड नोट पे जाता हूँ। एंड नोट पे क्या, इसको नीला किया पहले, नीला हो गया। यहाँ पर जब मैं खोला इसको, तो इसको खोलने के बाद ये देख रहे हो एंड नोट 21, ये खोला, और इधर क्या, तो यहाँ पर लिखा हुआ इंसर्ट साइटेशन, इसको मैंने किया इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन, तो ये साइट हो जाएगा। इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन किया तो यहाँ पर ये अभी यहाँ पर साइट हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हो सर, प्लीज चेक करके दे, एक्चुअली एंड आप इसलिए यूज करते हो, तो वो क्या आगे कोई क्वेश्चन, तो ये देखो ये 1 आ गया, और ये साइट, इसको हम साइटेशन बोलते हैं और इसको हम रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, और वो खुद ब खुद ही आ गया। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल्स के स्टाइल से आया हुआ है। ठीक है, और अगर मैं कोई चाहता हूँ कि नेचर के स्टाइल से आ जाए, तो ये खुद ब खुद ही नेचर के स्टाइल से आ जाए। तो ये आसानी इसने कर दी है। पुराने जमाने में हम जब एक जर्नल से दूसरे जर्नल पे जाते थे, तो हमें ये सारा काम, जैसे देखो उसने रेफरेंस जो है वो सब सुपर स्क्रिप्ट में लिख दिया है। ठीक है, खुद ब खुद ही लिख दिया है एंड नोट ने। सिर्फ एक काम किया हमने, स्टाइल को सिर्फ यहाँ पर चेंज किया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ नहीं मुझे नंबर्ड में चाहिए, तो मैं नंबर्ड में किया, तो नंबर्ड में खुद ब खुद ही हो गया। तो ये आसान हो जाता है। और अगर आपने मिसाल के तौर पर कोई रेफरेंस डिलीट करना हो तो वो कर सकते हैं। मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैं अगला देखता हूँ, लेटर इन 200, ये 2 रिसर्चेस थे, इन्होंने कॉपी किया यहाँ पर फिर, और मैंने इसको इधर जाकर पेस्ट कर दिया है वर्ड पे। ये मैंने यहाँ पर फिर पेस्ट कर दिया। अब जो मैंने पेस्ट किया, अब मैं चेक करूंगा कि वहाँ पर रेफरेंस कौन सा था। वो रेफरेंस था नंबर 2 और नंबर 3। अब मैं 2 पे जाता हूँ, 2 पे जाता हूँ तो ये वाला रेफरेंस था। तो इसका मैं यह करता हूँ कि टाइटल को पकड़ता हूँ, ये टाइटल मैंने पकड़ा, यहाँ से कॉपी किया, ये कॉपी किया, और मैं पहुंचा scholar.google पे, scholar.google पे या scholar.google.com पे। जब किया तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जब मैंने इसको पेस्ट किया तो ये आ गया। ठीक है, अब ये तकरीबन इतनी दफा मैं इसको सिर्फ साइट कहूंगा, यही वाला पेपर है, देखो SML बशीर का है। और अब मैं उधर जाकर चेक कर सकता हूँ, ये भी SML बशीर का ही होगा, SML बशीर का ही होगा। लेट मी सी दैट, या ये देखो, ये एल बशीर SM आ गया। अब उसने SML बशीर लिखा हुआ, इसने एल बशीर SM लिखा हुआ। ये जर्नल के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, हर जर्नल के डिफरेंट स्टाइल है। MDPI का ये स्टाइल है। ठीक है, MDPI जर्नल का नाम है, जैसे नेचर एक जर्नल का नाम, पब्लिशिंग कंपनी का नाम है। इसी तरह से MDPI भी एक पब्लिशिंग कंपनी है, इसी तरह से एल्सेवियर भी एक पब्लिशिंग कंपनी है। खैर, ये अब आ गया वहां पर गूगल स्कॉलर पे, तो मैं इधर इसको साइट करता हूँ। ये मैंने साइट किया, और फिर मैं इसको इसी तरह से, अब ये मोबाइल फोन पे कभी भी नहीं हो सकता, ये आपको खुद से करना पड़ता है। इसको मैं, इसको एंड नोट पे गया, एंड नोट पे गया तो एंड नोट यहाँ पर आ गया, सेव हो गया। जब सेव हो गया तो मैंने इसको क्लिक किया, ये आ गया। अब मैं जब इसको ओपन करूंगा, ये खुद ब खुद यहाँ ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, ये अब आ गया। अब मैं इसको नीला किया, नीला करने के बाद फिर मैं इसको इधर लेकर गया, इधर जाकर फिर मैंने इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन किया, तो ये दूसरी आ गई। अब मैं तीसरा करके दिखाता हूँ आपको। इसी पेपर पे दोबारा जाते हैं, ये तीसरा था, तो अगेन मैं इसका टाइटल पेपर का जो है वो कॉपी करूंगा। ये कॉपी किया, scholar.google पे गया, scholar.google पे जाके इसको मैंने पेस्ट किया। जब मैंने पेस्ट किया तो सामने पेपर आ गया। जब पेपर जब आ गया, फिर मैंने इस पेपर को साइट किया, यहाँ से मैंने साइट किया। जब मैंने साइट किया तो फिर एंड नोट पे गया, एंड नोट पे वो साइटेशन डाउनलोड की। जब ये डाउनलोड की यहाँ पर आ गई, ये फिर मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक किया तो ये आ गया इसमें, ये एंड नोट में आ गया। एंड नोट में आया, नीला हो गया, नीला हो गया, तो फिर मैं इस पे आता हूँ, और मैं इस पे आया, और फिर मैंने यही साइटेशन साइट कर दी। तो ये 3, अब तीसरी खुद ब खुद ही आ गई। अब मुझे ये पेपर यहाँ पर नहीं छापना था, या मुझे लगा कि ये पेपर यहाँ पर छाप नहीं सकता, बल्कि ये पेपर मैंने नेचर में छापना है, तो मैं नंबर को चेंज करके नेचर में कर देता हूँ। तो वो खुद ब खुद ही उसने नेचर के स्टाइल के मुताबिक कर दिया। तो ये फायदा है एंड नोट का, कि हमें इतना ज्यादा टीडियस नहीं रहता। थोड़ा सा और करके दिखाता हूँ ताकि तुम लोगों को जिंदगी लगे कि ये कितना मजेदार काम है। अब मैं दोबारा से वो 2 3 कर दिए थे, उसके 2 और 3 आ गए थे। अब मैं देखता हूँ, ये चौथा रेफरेंस भी साइट कर देते हैं, ये तो कोई भी लाइन जो कि रिसर्च पेपर में लिखी जाती है, सेंटेंस कोई भी जो लिखा जाता है, उसका रेफरेंस होना जरूरी है। आप खुद से नहीं लिख सकते, और उस रेफरेंस को हम साइटेशन बोलते हैं। तो ये कॉपी किया,
कॉपी करने के बाद फिर मैं इसको वर्ड पे जाकर पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट किया, ये पेस्ट हो गया। अब मुझे रेफरेंस नंबर 4 साइड करना है। रेफरेंस नंबर 4, तो मैं पहले इसको इस पे जाता हूँ, नंबर 4 पे आऊंगा, ये नंबर 4 पे मैं आता हूँ, ये 5वां दिखा रहा है मुझे, ये 4 है। 4 आया तो मैंने इसका टाइटल उठाया, ये टाइटल मैंने इसका कॉपी कर दिया, कॉपी किया, और फिर इस टाइटल को मैं लेके जाऊंगा गूगल स्कॉलर पे। ये मैं गूगल स्कॉलर पे गया और इधर डाल के इधर मैंने पेस्ट किया। जब मैंने पेस्ट किया यहाँ आया, फिर साइट किया मैंने, ये मैं फिर साइट करूंगा। और हम ये चेक कर सकते हैं कि ये वही है या डिफरेंट है, राइट। एंड नोट पे गया, जब मैं एंड नोट पे गया तो ये आ गया, सेव हो गया। जब ये सेव हो गया तो फिर ये आ गया, इसको ओपन किया। ये दूसरा पेपर था स्नीड का ही, लेकिन डिफरेंट था, 2013 वाला पेपर था। और फिर इसको हमने अगेन यहाँ पर आकर साइट कर दिया। तो अब मैं बेसिकली कॉपी कर रहा हूँ उस पेपर को अपने स्टाइल से। ये नहीं, तीसरा ही था, थोड़ा मेरा ख्याल गलती हो गई है कोई हमसे समझने में, कि वो जो था रेफरेंस नहीं था, 5वां था। चलो एक और पेपर उधर से ही जाते हैं और देखते हैं क्योंकि क्या फर्क पड़ गया है, चौथा रेफरेंस डिफरेंट क्यों है। एनीवेज से चलो, मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ। अब ये वाला मैं लाइन लिख देता हूँ, रिसेंटली इन 2019, ये वाला, ये कॉपी किया इसको। सेंटेंस है, उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। कोई भी सेंटेंस जब आप रिसर्च पेपर में लिखेंगे या रिव्यू पेपर में लिखेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने ये स्टेटमेंट कहाँ से ली है। अगरचे ये बहुत मुश्किल लगता है कि यार ये कैसे करते होंगे, थोड़ा सा बंदा इस फील्ड में आ जाए तो पता चल जाता है कि ये भाई ये गिदर सिंह की क्या है, बहुत आसान गिदर सिंह की है, और इसमें बहुत ज्यादा चोर बारात बदारी भी है। कई लोग, एक बंदा बचा था, उसने मेरा पेपर उठाया इसी तरह से सारा ये बना के मुझे भेज दिया कि सर ये पेपर मैंने छापना है। मैंने कहा यार ये पेपर तो मेरा लिखा हुआ है। वो कहता नहीं सर वो अब, मैंने कहा फिर ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा छापना। तो फिर उसको समझाया, उसके साथ गपशप की उसको, और ये सारा गपशप जो होती है वो सुपरवाइजर ही करवाता है। और आपको मैं चाहता हूँ कि आप ये चीजें सीख जाओ कि गूगल स्कॉलर क्या होता है, रीजनल साइंस क्या होती है, वगैरह वगैरह, और आप भी ये काम कर सको। मेरा आपको असाइनमेंट, जो रियल क्लासरूम में मेरे साथ बैठे थे उनको मैंने असाइनमेंट दी थी कि भाई इसी तरह से मुझे कॉपी पेस्ट करके एक पेपर बनाकर दिखा दो। ये मैंने कॉपी पेस्ट किया, और अब सातवां क्या हुआ, कॉपी पेस्ट किया। और कॉपी पेस्ट करने के बाद अब मैं 7वां रेफरेंस ढूंढना है। मैं इस 7वें रेफरेंस पे जाता हूँ। 7वां रेफरेंस यहाँ पर ये है 7वां तो उसमें रेफरेंस। टोटल 50 लिखने हैं। हाँ, टोटल 50 लिख लो तो अच्छा है, ठीक है। अब मसला यहाँ पर आ गया है कि ये हाँ ये बल्कि ठीक है हम ये, एक ही रिसर्च पेपर में से लेके लिखेंगे 50? सॉरी। वो हम एक ही रिसर्च पेपर में से 50 रेफरेंस लेके लिखेंगे या डिफरेंट? बेटा मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप लोग इस काबिल हो जाओ कि आपको ये साइटेशन वाला प्रोसेस समझ में आ जाए। इससे बाद अगली कहानी शुरू करेंगे कि अब हम लिखें क्या, पेपर कौन सा स्टार्ट करें लिखना। ओके। ठीक है, अभी तो मैं आपको टूल्स, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मुझे क्रिकेट खेलनी है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बैट क्या होता है, बॉल क्या होता है, पिच क्या होती है, ग्राउंड क्या होती है, टीम में बंदे कितने होते हैं, फिर उसके बाद बाउंड्री लाइन कैसे बनती है, विकेट की 3 डंडे क्यों होते हैं, 2 क्यों नहीं होते। तो इस तरह से ये जो छोटे छोटे ये बेसिक्स हैं, एबीसी है जो मैं अभी सिखा रहा हूँ। और ये एबीसी जाने बगैर, यही एबीसी लोग फिर मास्टर्स प्रोग्राम में $70,000 खर्च करके अमेरिका के अंदर यही एबीसी सीखते हैं और $70,000 भी देते हैं। ठीक है, और फिर कहते हैं कि हमने मास्टर कर लिया है। और ये एबीसी आप सीख सकते हो, ठीक है। फारिग हो, आपके पास गूगल स्कॉलर भी मौजूद है, आपके पास इंटरनेट भी मौजूद है, आपके पास मैं भी मौजूद हूँ, आपके पास ये फिजिकल क्लासरूम्स भी मौजूद है जिसमें मैं ये समर रिसर्च प्रोग्राम करवा रहा हूँ। और व्हाट्सएप ग्रुप में आपने देखा होगा मैंने बहुत ज्यादा कंटेंट शेयर किया है। कोई कभी कोई वीडियो शेयर कर रहा हूँ, कभी कोई लिंक शेयर कर रहा हूँ। तो उन सारी चीजों का कुछ ना कुछ मकसद है जो कि मुझे मालूम है कि मैं क्या करवाना चाहता हूँ। मैं बस ये करवाना चाह रहा हूँ कि बहुत छोटे छोटे बच्चे बेटा बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ये आ गया, अब ये चौथा रेफरेंस आ गया। अब मसला कहाँ पर आ गया, ये 4 रेफरेंसेस मैंने साइड कर दिए ना। अब एक और सेल्फ भी कर देता हूँ ताकि तुम्हें लगे कितना आसान होता है रेफरेंस साइड करना। मैं एक और लाइन डालता हूँ इसमें से, लेट्स से मैं कोई और लाइन डाल देता हूँ, मैं ये वाली लाइन डाल देता हूँ, ये वाली, ये ठीक है, ये डाल दी, कंट्रोल सी। और फिर इसको मैं इधर जाकर अभी मैं मानी नहीं है इसका कोई भी, लेकिन मैं बस पेपर बना रहा हूँ। सर हाँ जी।
सर वैसे एक बात पूछनी थी कि ये इतने सेंटेंस जो लिखे हैं, हर सेंटेंस का रेफरेंस दिया, हर बुक का रेफरेंस दिया इस बंदे ने। हाँ हाँ। सर ये तो बहुत मुश्किल नहीं है कि कि भाई एक आपने पेपर छापना, उसमें जगह जगह आपको रेफरेंस देने पड़ रहे हैं। जगह जगह नहीं, हर लाइन पे रेफरेंस देना। हर लाइन, वही ना कि हर लाइन पे रेफरेंस देना पड़ रहा है हमें। हम्म। मतलब कि ये तो, अगर ये तो हम तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, खुद रिसर्च पेपर छापना पड़ जाए हमें, बहुत तो आसान होता उसमें तो। है रिसर्च पेपर छापना, बहुत ज्यादा आसान होता है बेटा, क्योंकि रिसर्च पेपर इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट, डेटा एनालिसिस, और उसको रिपोर्ट करना होता है। रिसर्च बेसिकली रिपोर्टिंग होती है कि आप मसलन रिपोर्टिंग, आप मसलन जी कोई सर। इवेंट हुआ है और आपने उस इवेंट को रिपोर्ट करना है, तो वो रिपोर्ट करना आसान होता है। और यूजुअली रिसर्च पेपर में 10 12 15 रेफरेंसेस होते हैं। लेकिन जब आप रिव्यू आर्टिकल देखोगे, तो रिव्यू आर्टिकल में आप देखोगे, इस रिव्यू आर्टिकल में 164 रेफरेंसेस हैं। ठीक है, रिव्यू आर्टिकल में 300 400 रेफरेंसेस होते हैं। ठीक है, और ये पेपर छपा हुआ है, ये मेरा पेपर है, और मैं इसमें पेपर में आप देखो मोहम्मद मौजूम आपका सीनियर है, और शुन कैटो मेरे साथ, जिसकी वीडियो है जो कि मैंने ग्रुप में शेयर की है, केली यसीम चू, ये भी मेरे साथ अंडर ग्रेड स्टूडेंट है, जिसकी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है। एंड राकेश कुमार तिवारी, ये मेरे सुपरवाइजर थे, और जिनका जिक्र मैंने व्हाट्सएप में किया है कि ये आपके साथ आकर खुद बात भी करेंगे। और इनकी एफिलिएशन क्या है, जैसे मेरी एफिलिएशन थी ये Center for Targeted Drug Delivery, Department of Biomedical and Pharmaceutical Sciences, Chapman University School of Pharmacy, Harry and Diane Rinker Campus, Irvine, California, 92618 USA। ये, और इसके साथ साथ मेरी एफिलिएशन पंजाब, सेंट्रल पंजाब से भी है। ठीक हो गया। तो अगर, हाँ, अब ये चीज मैंने क्लास में एक्सप्लेन की है कि ये है क्या, यानी कि ये क्या चीज है, ये डायग्राम क्या चीज है, ये यस इतनी, सर, ये 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 डायग्राम क्या अच्छा। चीज है, ये मैंने क्लासरूम में एक्सप्लेन की है कि भाई ये, इसके ऊपर पूरा 1 घंटा लगाया था इसको समझाने में। ठीक है, और जब आप ये यस समझोगे सर। आप कहोगे वाह क्या जबरदस्त चीज है, ये तो मुझे, मैं कर सकता हूँ और मुझे करनी चाहिए। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो आप अब यस सर। यस सर। अब मैं तवक्को ये करता हूँ कि आप ये चीजें फिर से, मैं जरा समराइज करता हूँ चीजों को। समराइज ये करना है सर कि बेटा पेपर, अभी आपका काम ये है कि आपने गूगल स्कॉलर पे कोई भी ओपन एक्सेस पेपर, यानी कि जो जिसकी पीडीएफ अवेलेबल हो, जो कि अभी अवेलेबल हो, जैसे ये पड़ा हुआ है, इसकी पीडीएफ अवेलेबल है, लेट्स से मैं इसी की पीडीएफ उठा लेता हूँ। ठीक है, अब ये आप सर, अगर देखो। हमारे पास कोई भी एक पेपर आता है, हाँ हाँ, अगर आप हमारे देखो। सामने कोई भी पेपर आता है, जी तो हमें मतलब उसे देख के हमें किस तरह पता चलेगा कि ये एक रिव्यू पेपर है या एक रिसर्च पेपर है, जो बेटा, मैं अगर जो एक आप मेन। अगर आप मेरी वो जो आधे घंटे की जो वीडियो है वो सुन लो, तो जो मैंने आपको अभी ठीक है। दिखाई है आपके इसी में लिंक पे, अगर ये जो अगर आपने ये डॉक्यूमेंट है इसको खोलो, और खोलने के बाद जी। इसको खोल लो, ये वाला लिंक खोल लो, ये लिंक खोल के चेक कर लो। जी सर। कंट्रोल प्लस क्लिक है, कंट्रोल प्लस क्लिक, ये मैंने कंट्रोल क्लिक किया इसको, तो स्किप वेरिफिकेशन, और ये आ गया। तो बेटा जी, ये मैंने आप लोगों के लिए ही की हुई है। ठीक है, ठीक ओके। है, आप इसको प्लीज सुन लें। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में मैंने बहुत ज्यादा क्लियरली बताया हुआ है कि ये पांचवी जो वीडियो है, इसकी छठी जो वीडियो है, ये इसमें हमने बड़े तरीके के साथ डिस्कस किया हुआ है कि ये रिव्यू आर्टिकल है। ठीक है, ये वाला, सॉरी, ये वाला, ये ये सारी चीजें मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हुआ हूँ। ठीक है, ठीक है। अब मैं मोटी बात बता देता हूँ कि बेटा जो, अगर ये देखो, ये रिसर्च पेपर है, मैं अभी डायरेक्ट बता सकता हूँ कि ये रिसर्च पेपर है। क्यों? क्योंकि इस पे ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा। ठीक है, जब कोई डाटा एक्सपेरिमेंटल डाटा होगा तो वो रिव्यू होगा, सॉरी रिसर्च पेपर होगा। अगर मैं आपको रिसर्च। अभी थोड़ा सा आप लोगों को ये जरा क्लियर करके दिखाता हूँ, गूगल स्कॉलर पे जाते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिसर्च पेपर और रिव्यू पेपर में फर्क क्या है। पहला फर्क तो ये होगा, यूजुअली जो मैं बहुत ही नोवाइस बंदा बन के दिखाऊं, हम कोई भी टॉपिक मुझे कोई आप में से कोई बताएगा कि कोई टॉपिक, कोई आप बताए, आप में से कोई टॉपिक बताए मुझे। सर साउंड वेव्स। साउंड वेव्स नहीं यार, मेडिकल से रिलेटेड, हमारी फार्मेसी से रिलेटेड होना चाहिए। डीएनए रेप्लिकेशन सर। डीएनए रेप्लिकेशन, क्या डीएनए रेप्लिकेशन में क्या करना है आगे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पेपर्स आ जाएंगे। सर कार सेल थेरेपी कर सकते हैं। चलो कार टी सेल थेरेपी कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, कार टी सेल थेरेपी फॉर
कैंसर। ठीक है, अब ये वाला जो पेपर है ना पुत्र, ये क्या है? रिव्यू है। कार्टी सेल थेरेपी इन कैंसर, ट्रिब्यूलेशंस एंड रोड अहेड, ये दिस इज रिव्यू। ये स्टोरी सुना रहा है। चैलेंजेस टू काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी फॉर कैंसर, ये भी रिव्यू है। फिर रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ थेरेपी, सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। कार्टी सेल थेरेपी एंड न्यू ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, ये भी रिव्यू है। कार्टी सेल थेरेपी एंड गेम चेंजर कैंसर, ये भी रिव्यू है। ये तकरीबन सारे रिव्यू हैं। अब जब बहुत ही डरावनी चीज आ जाएगी ना, तो क्यों ये इसलिए रिव्यू आ रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनी रिव्यू आर्टिकल्स को डालो। मैं अब इसको कहता हूँ कार्टी सेल थेरेपी फॉर कैंसर की बजाय मैं लिखता हूँ इन ओस्टियोसार्कोमा। अब ये भी रिव्यूज हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और मुझे थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। कार्टी सेल थेरेपी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ, नहीं, कार्टी सेल थेरेपी and its implications for the oncogenesis of prostate cancer। ये सारे शुरू में जो ये शुरू में जो आ रहे हैं ये रिसर्च पेपर है, लेकिन यहाँ पर सॉरी रिव्यू पेपर है। ये सारे रिव्यू पेपर्स आ रहे हैं। ठीक है, और रिव्यू पेपर्स यूजुअली ज्यादा साइट होते हैं क्योंकि रिव्यू पेपर बेसिकली उस फील्ड को आसान करने के लिए बनाया जाता है। तो हम उसमें इलिस्ट्रेशंस बनाते हैं। रिव्यू पेपर एक उस्ताद का काम होता है। जो अच्छा उस्ताद होता है वो बेसिकली एक रिव्यूअर होता है जो कि आपको सब्जेक्ट को समझा देता है। ठीक है, ये आप अब ये वाला है जैसे काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल a novel therapy for solid tumors, ये भी रिव्यू है। ये सारे रिव्यूज हैं। तो हम कैसे करेंगे कि ये रिव्यू है या रिसर्च आर्टिकल बेटा है? जब स्टोरी लिखी हुई होगी ना, जब ये स्टोरीज लिखी हुई हैं, ठीक है, तो ये रिव्यूज है। ये अब देखो, CSP4 एज टारगेट फॉर कार्टी थेरेपी फॉर वेरियस ट्यूबर एंटिटीज, मेरिटीज एंड चैलेंजेस, अगेन ये भी रिव्यू है। वाह, लेकिन मैं इस रिव्यू से रिसर्चेस निकाल सकता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। Let me just go and see that. ओके, इसमें से मैं रिसर्च कैसे निकाल देता हूँ? लेट्स से भाई हम इसके रेफरेंसेस पे जाते हैं, तो रेफरेंसेस में जितनी ज्यादातर जो चीजें लिखी होंगी रेफरेंसेस में वो क्या होंगी? रिसर्च होंगी। जैसे ये है, अब देखो कितना डरावना सा नाम है, लेकिन ये डरावना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी बायोलॉजी आती हो और थोड़ी सी केमिस्ट्री आती हो। ये ठीक है, 1996 में पेपर छपा है। शुक्र है इसकी PDF अवेलेबल है और अब आपको दिखाता हूँ। और ये चीजें मैंने आपको इस कोर्स में करानी है कि आपको थोड़ा सा समझा सकूं कि इतने मुश्किल मुश्किल नामों के पीछे क्या रखा है। ठीक है, interaction between Ng2 proteoglycan and PDGF alpha receptor on O2A progenitor cells is required for optimal response to PDGF। वाह, oh my god, this is science। ठीक है, अब छोटा था, इसको तरीके से कर लेते हैं। ग्लाइकेन्स हमने पढ़े हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो इस वो बोल रहा है कि क्या Ng2 प्रोटियोग्लाइकेन जो कि ग्लाइकोसोमिनोग्लाइकेन है, और प्रोटीन हमने पढ़ी है। तो PDGF अल्फा रिसेप्टर ये एक प्रोटीन है। प्रोटीन और ग्लाइकोसोमिनोग्लाइकेन का O2A सेल्स के ऊपर क्या इफेक्ट है इन PDGF। सो व्हाट इज PDGF? लेट्स सी दैट। PDGF क्या होता है? ये है जी, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। अब उसने कहता है प्रीवियस स्टडीज ऑन Ng2 ट्राइटल सल्फेट प्रोटीओग्लाइकेन हैव शोन दैट Ng2 is expressed on A to B5 positive O2A progenitor cells। मैं तुम लोगों को भगाना नहीं चाहता, क्योंकि तुम लोग भाग जाओगे। बेसिकली बेटा जब तक हमें सेल कल्चर समझ नहीं आएगा कि सेल्स के साथ हम खेलते कैसे हैं, तब तक हम ये पेपर नहीं पढ़ सकते। ठीक है, लेकिन ये बता ये रहा है कि प्रीवियस स्टडीज यानी कि प्रीवियस रिसर्चेस ने ये साबित किया है कि ये वाला जो प्रोटियोग्लाइकेन है वो ओवर एक्सप्रेस होता है प्रोजेनेटर सेल्स के ऊपर, विच आर नोन टू रिस्पॉन्ड टू, जो कि वो प्रोजेनेटर सेल्स रिस्पॉन्ड करते हैं
PDGF से, ठीक है। और इन द अकम्पनिंग पेपर, अब ये पेपर आ गया, ये रिसर्च है जो कि 1996 में छपा, वो शो दैट द O2 ए प्रोजेनेटर इन द एम्ब्रियोनिक एंड न्यू बॉर्न रैट ब्रेन, अब रैट ब्रेन, हम रैट पे भी काम करते हैं, दिस, तो ये रिसर्च पेपर है। और ये पेपर लिखने के लिए अब इसको ये पूरा देखो, अब उसमें क्या क्या लिखा होगा। सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन कर रहा है, ये इंट्रोडक्शन लिखा उसने, इंट्रोडक्शन के बाद मटेरियल्स एंड मेथड्स बता रहा है, मटेरियल्स एंड मेथड्स के बाद वो सेल्स बता रहा है कि हमने सेल्स कौन से यूज किए हैं, फिर वो बता रहा है कि हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, ये एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, फिर ये इम्यूनो प्रेसिपिटेशन वाला दूसरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, इम्यूनोफ्लोरेसेंट लेबलिंग ऑफ द कल्चर्ड सेल्स, ट्रीटमेंट, ये एक्सपेरिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर ये इसके रिजल्ट्स आ गए, ये रिजल्ट्स आ गए, रिजल्ट्स के बाद ये इसकी माइक्रोस्कोपिक, अब ये मैं जब शुरू शुरू में लैब में गया था, मैं क्या पता नहीं ये क्या इतनी ड्राउनी ड्राउनी डायग्राम्स हैं इनमें, पता नहीं क्या होता है ये, लेकिन थोड़ा सा कीन आई के साथ देखें तो इनको समझना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर गौर व फिक्र करें तो मुझे बड़ा क्लियरली पता चल रहा है कि ये O4 का क्या मतलब है, O4 का क्या मतलब है, G2 का क्या मतलब है, PDGFR का मतलब ये है क्या, ये न्यूरॉन्स हैं बेसिकली, ये भी न्यूरॉन्स हैं, नजर आ रही हैं, ठीक है। हम इजीली क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और ये अब ये पूरा ये रिजल्ट्स हैं, ये पेस्टल ब्लॉटिंग हुई हुई है, ये बेसिकली प्रोटीन है जो नजर आ रही है कि ये प्रोटीन इसमें एक्सप्रेस हुई है, ये प्रोटीन इसमें एक्सप्रेस हुई है। और ये चीज़ें मैंने सिखानी है इस कोर्स में कि हम प्रोटीन्स को किस तरह से एनालाइज करते हैं, प्रोटीन्स को, वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होती है, ये बेसिकली वेस्टर्न ब्लॉटिंग एक्सपेरिमेंट है। तो ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग एक्सपेरिमेंट कैसे किया हुआ है, माइक्रोस्कोपी कैसे की गई हुई है, और फिर ये ये टेबल्स और चार्ट्स कैसे हैं, ये चीज़ें। और आपको मैं बताऊं कि ये अब देखो इसमें थोड़े से रेफरेंसेस हैं, बस ये इतने से रेफरेंस, क्योंकि इसने, सर जी बेटा, सर अगर एक साइंटिस्ट ने खुद ही मतलब अपने एक्सपेरिमेंट की बेस पे कोई रिसर्च किया और उसने फिर ये जर्नल वगैरह आर्टिकल लिखा है, तो हाँ उसमें हाँ, वो रेफरेंस क्या देगा, मतलब क्या उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका रेफरेंस देगा? जी एग्जैक्टली वो बताएगा कि मैंने एक्सपेरिमेंट इस तरह से किया, और फिर ये भी क्लियर होना चाहिए कि अगर ये एक्सपेरिमेंट उसने मिसाल के तौर पर इथोपिया में किया है तो वो एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान में भी हो सकता है, वो एक्सपेरिमेंट जापान में भी हो सकता है, और बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट्स निकालेगा। इसी को साइंस कहते हैं, ओके सर। ठीक है। ओके हाँ, मतलब बेसिकली सर डॉक्यूमेंट लेकिन वो इस, किसी का रेफरेंस तो ना ना हुआ। नहीं, रिसर्च पेपर में कुछ स्टेटमेंट्स हमें पहले बतानी पड़ती हैं, मतलब ऐसे कि जी अभी तक ये हो चुका था, इसकी बुनियाद पे मैंने ये एग्जिस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, पहले उसको बताना पड़ेगा कि इस प्रॉब्लम के रिलेटेड ये एग्जिस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, लेकिन मेरा ये हाइपोथेसिस है, इस हाइपोथेसिस की वजह से अब मैं ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, इन एक्सपेरिमेंट्स को फिर मैं रिजल्ट निकालूंगा, रिजल्ट से मैं डेटा निकालूंगा, डेटा को मैं फिर डिस्कस करूंगा प्रीवियस स्टडी से, और मैं चेक करूंगा कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, मैंने क्या चीज डिस्कवर की। और अगर आप एक पेपर ऐसा छाप लेते हो जो कि अब मिसाल के तौर पर मैं चेक करता हूँ कि जर्नल ऑफ न्यूरो साइंस रिसर्च में छपा हुआ है, ये न्यूरो साइंस रिसर्च, कॉपी करता हूँ और इधर लिखता हूँ इसको यहाँ पर, और साथ में लिखता हूँ इसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, तो आप चेक करोगे कि इसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है। ये जर्नल ऑफ न्यूरो साइंस रिसर्च मेरे ख्याल में आना ही बंद हो गया या क्योंकि ये पुराना, काफी पुराना जर्नल है, शायद ये बनना बंद हो गया है, लेकिन क्योंकि ये पुराना पेपर है, 1996 का पेपर है। जो रीसेंट पेपर्स हैं उनका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत बड़े बड़े होते हैं, और एक पेपर अगर छप जाए किसी का तो उससे कंपनी बनाई जा सकती है, पूरी की पूरी कंपनी डिजाइन हो सकती है, ठीक है। और कंपनी कम से कम $1 मिलियन की होती है। जी, ब्लड ब्रेन बैरियर, हाँ अभी और कोई टॉपिक थोड़ा था, और ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, शायद कोई आसानी निकला है, कोई और बताएगा कोई टॉपिक, कोई और टॉपिक बताएगा। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या करना है भाई, सर टॉपिक वो मतलब प्रॉब्लम कोई बताए, कोई प्रॉब्लम बताए, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई सर वो बताए। जो कॉपी पेस्ट करते हैं, डीएनए को काटते छाटते हैं, वो कर लें, देख लें। चलो, क्रिस्पर कैस9, क्रिस्पर जो कि मैंने क्लास में बताया था कि क्रिस्पर कैस9 आजकल का ये मेजर टॉपिक है। क्रिस्पर कैस9 क्या चीज़ है जिसपे नोबेल प्राइज मिला है, अगर आप चेक करोगे तो मैं चाहता हूँ कि नोबेल प्राइज के, नोबेल लॉरिएट्स के साथ थोड़ा सा आसानी हो जाए। क्रिस्पर कैस9 नोबेल प्राइज, ठीक है। तो इसको किस बात पे नोबेल प्राइज मिला था, अगर कोई मेरी क्लास में आ जाए तो मैं ये शायद आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ये दो साइंटिस्ट्स थी, इनकी तस्वीरें देख लेते हैं कि ये कौन सी हैं, आज भी जिंदा है। ये हैं ये दो खवातीन, ये देखो ये दो खवातीन हैं जिनको
2023-22 में नोबेल प्राइज मिला है क्रिस्पर कैस9 पे। तो इनको किस वजह से मिला, वो सोचने की बात है। और आज के दिन में बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है इसके ऊपर। मैं सर्च करता हूँ तो देखो 5 लाख, सॉरी 55,000, सॉरी हाँ 5,55,000 पेपर आ चुके हैं इसके ऊपर। ठीक है। और अगर मैं सिर्फ 2024 में चेक करूं तो 2024 में 21,000 पेपर आ चुके हैं। ठीक है। और उनमें से ज्यादातर रिव्यूज हैं, ये रिव्यूज हैं सारे। रिव्यू रिव्यू रिव्यू। और मैं यही काम आपसे करवाना चाहता हूँ कि रिव्यू आप लिख सकते हो, इजीली लिख सकते हो, थोड़ी सी मेहनत करके लिख सकते हो। क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में था, मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, तो बेटा ये जो मैंने पेपर लिखा था कार्बन नैनोट्यूब्स का, वो मैं पाकिस्तान में बैठ के लिखा था। कार्बन नैनोट्यूब्स का मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पेपर्स जो कि हमारी फैकल्टी ने लिखे हैं, और वो पाकिस्तान में बैठ के ही लिखे गए हैं। उसके लिए किसी दूसरे कंट्री में जाने की जरूरत नहीं पेश आई। लेट्स से हाँ, इसकी स्टोरी क्या है, ये कैसे लिखा गया है, वो मैं बता सकता हूँ। मोहम्मद इमरान साजिद, ये खोला मैंने, और ये पेपर जो है ये वाला। ठीक है। अब ये पेपर जो है, मोहम्मद इमरान साजिद ऑथर है, उसामा जमशेद मेरे साथ ऑथर है, तलहा जमशेद मेरे साथ ऑथर है, नादिया जफर है, एच फैसी अल हम ये ऑथर है। इसके अलावा ये फ्रेंच प्रोफेसर है, अब्दुल हमीद अल असारी। ये आसानी हो जाती है कि अगर आपके पास कोई बाहर का सुपरवाइजर मिल जाए, क्योंकि वो ना फिर क्रेडिबल हो जाती है हमारी रिसर्च। हमारी रिसर्च क्या होती है कि चलो जी ये बंदा मतलब चवल नहीं मारेगा, ये बंदा प्रोफेसर है। तो अब ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिक्स में छपा, और अब ये पेपर मैंने इस तरह से छापा। तो इस तरह की चीजें करनी होती हैं। अगर आपको अडोब प्रीमियम आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग का शौक आता है, तो रिव्यू आर्टिकल लिखने में ग्राफिक डिजाइनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पेश आती है। हमें डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये देखोगे हर लाइन के बाद एक रेफरेंस है। लेकिन यहाँ पर देखो, अब इस पेपर में रेफरेंसेस एक दो करके नहीं लिखे हुए, बल्कि यहाँ पर उन्होंने ऑथर डेट के स्टाइल से लिखे हुए हैं। ऑथर डेट, ऑथर डेट, ऑथर डेट। ठीक है। ये अब ये पेपर, लेकिन अब वो कहता है कि ये पेपर पेड है। ये पेपर क्या है, पेड। आप ये पेपर पढ़ नहीं सकते जब तक इसको, अब पढ़ने के लिए तो ये आपको इसको ग्राफिक पढ़ने, डिजाइनर हायर करना। नहीं ये मैं मैंने इस कहा वक्त, उस वक्त ये जब मैंने लिखा था तो मेरा एक दोस्त था ग्राफिक डिजाइनर, उससे मैंने ये काम करवाया था। ठीक है। उसको मैंने डायग्राम बनाकर दे दी थी कि भैया इस तरह की चीज में डायग्राम बनाकर, हाँ मैं ये बताना चाह रहा था कि बेटा ये पेड है, तो मुझे एक्सेस करना पड़ेगा इसको इंस्टीट्यूशन के जरिए से। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरा इंस्टीट्यूशन इसको, वो यूजुअली ये इंस्टीट्यूशंस बाय करते हैं ये जो सब्सक्रिप्शन होती हैं, और इसके कम से कम भी $10,000 सब्सक्रिप्शन फीस होगी इस पेपर को, इस जर्नल को पढ़ने के लिए। तो ओपन एक्सेस का फायदा ये होता है कि ओपन एक्सेस में आप अपफ्रंट पैसे दे देते हैं। हर जर्नल के $60 का पेपर है, $70 का पेपर है, $80 का पेपर है। तो वो यूजुअली इतने पैसे तो नहीं होते। आपको मैं लेकिन तरीके बता दूंगा कि आपको पेपर, मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। अमेरिकन प्रोफेसर का आपको कोई पेपर चाहिए वो इजीली मिल जाएगा, मुफ्त में मिलेगा। और फिर इसके अलावा एक कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे साई हब है, साई हब डॉट, साई हब पे जाऊंगा मैं, और ये सारे जो पीएचडी करने वाले लोग हैं उनको इन सारी चीज़ों का पता होता है। मैं अब वही पेपर जो मैं अभी ढूंढ रहा था, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिक्स का, लेट्स से यहाँ पर पड़ा हुआ है, कार्बन नैनोट्यूब्स। नैनोट्यूब्स क्योंकि पीछे चला गया तो मैं दोबारा करना पड़ेगा। कार्बन नैनोट्यूब्स, ये आ गया ना। अब मैं इसको खोलता हूँ और ये आ गया। अब मैं इसको ये कॉपी करता हूँ यहाँ पर, ये कॉपी किया इसको, और मैं साई हब में चला गया, साई हब ये आ गया, और इधर एंटर करता हूँ, ओपन। तो ये लो जी, वो पेपर खुल गया हमारा पास। वहां पर हमें खरीदना पड़ रहा था, यहाँ पर ये पेपर हमें मुफ्त में मिल गया। ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। ये साया हब अमेरिका में नहीं चलती, मजे की बात है। साया हब सिर्फ पाकिस्तान में ही चल सकती। तो कुछ समझ आई सर वो बात। कहते हैं पकड़ भी लेते हैं एफबीआई वाले हाँ अगर हाँ अगर पकड़ आप वहां लेते हैं। छुप। हाँ अगर पकड़ लेते हैं, एफबीआई वाले पकड़ लेते हैं आपको, अगर आप इस तरह की कोई काम करें। इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, और उसकी कीमत कितनी होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। और आपकी, मेरी मैं यही ख्वाहिश है कि आप अपनी जमीनी जायदाद बनाने के बजाय इंटेलेक्चुअल जायदाद बनाना शुरू कर दें, और उसकी कीमत है। ठीक है। सर मेरे जानने वाला है, दोस्त है, वो क्या करता है, वो मुझसे फाइल डाउनलोड करवाता है हम्म। यहाँ पाकिस्तान में बैठ कर, और मैं उसको भेजता हूँ व्हाट्सएप ईमेल के थ्रू। हाँ ये पॉसिबल है? हाँ जी, हो सकता है, और बेचा भी जा सकते हैं।
बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कारोबार, इसमें इतने ज्यादा कारोबार हैं, but we need to enter into it. We need to start from somewhere. The best starting place is that please come to my classes and start doing it. Okay. Now मैं अपनी अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। लोग बोर होके भाग भी गए हैं। 28 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी भी, और ये पेपर हमारे पास आ गया। ठीक है, ये पूरा पेपर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये इसको अब एक मैं ये कुछ आहिस्ता आहिस्ता ये काम कराऊंगा, फौरन नहीं कराऊंगा। मतलब ये मैं नहीं कह सकता कि एक दिन में आप साइंटिस्ट बन जाओगे या एक दिन में फॉर्म डी हो जाएगा। पूरे 4 साल अभी आपके पास पड़े हैं फॉर्म डी करने के दौरान। लेकिन इन चीजों का तजर्बा हो जाएगा तो फिर आपको फॉर्म डी करने का भी मजा आएगा और रिसर्च करने का भी मजा आएगा। और ड्यूरिंग फॉर्म डी आप इंशाल्लाह, मुझे यकीन है कि आप पेपर जो है छाप सकोगे, अगर आप जुड़े रहे तो। अब मैं बात को खत्म करता हूँ, प्लीज फीडबैक दीजिए। क्या कहना चाहेंगे आप? और अच्छा लगा क्लास में ना, मतलब काफी अरशद कुछ नदीम सीखा। साहब, तुसी अपना फहद नाम लिखो ना। अरफा फातिमा प्लीज, अब जो 1-1 मिनट के लिए प्लीज बात कीजिएगा ताकि मुझे पता चले। तैयबा खान, आप बताइए कि आपको क्या लगा, मुश्किल लगा, आसान लगा, इंटरेस्टिंग लगा, बोरिंग लगा, ये आप करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं, वगैरह वगैरह। प्लीज गिव यू फीडबैक। इफ यू कैनॉट गिव, और इफ यू कैनॉट गिव थ्रू माउथ, यू कैन गिव इट थ्रू चैट। शुड आई कंटिन्यू दीज सेशंस? यस सर, इस टाइम सीखने को मिला। फिजिकली तो मैं अटेंड नहीं कर सकी, लेकिन मैंने आज ये ऑनलाइन सेशन लिया और मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और इंशाल्लाह मैं फिजिकली भी आऊंगी। गुड, वेरी गुड। वासिया प्लीज आप बताइएगा, क्या था? बोरिंग था, इंटरेस्टिंग था, क्या था? ओके, गुड, थैंक यू। सना फातिमा, तैयबा खालिद, हामिद अलियास, तुम बताओ। मिनाहिल फातिमा, सना फातिमा, अरूज, हबीबा, मरियम, नूर, इकरा, आयला, एमन, रब नवाज, मलाइका नूर, हादिया मोहसिन, सिदरा अली, फातिमा जीशान, प्लीज आप चैट में बताएं या मुझे वर्बली बताएं कि मैंने आज जो सेशन जी किया बिल्कुल है। सर। इसमें मतलब बहुत सी चीज़ें इस तरह की थी, कुछ क्वेश्चंस थे मेरे में जो कि आज के सेशन की वजह से क्लियर हुए हैं। और हम्म। एक दो चीज़ें और मतलब मज़ीद एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर हुई हैं, मतलब दूसरे आर्टिकल्स पढ़ना, या उनमें से एक तो ये चीज़ के रिव्यू पेपर में और रिसर्च पेपर में फ़र्क का पता चलना, और इस तरह हम्म। की और एक दो चीज़ें हैं जो आज मतलब क्लियर हुई हैं मुझे। ओके। लेकिन क्या मुझे जो इसमें मैं इस ऐसे सेशंस नहीं कर सकूंगा, वजह ये है कि बेटा जब तक मैं एंगेज नहीं हो सकता ना, फिजिकल क्लासरूम में क्या होता है, मेरे सामने हो रहा है, मुझे पता है कि भाई आप कहाँ तक पहुंचे हैं, और मैं बहुत ज्यादा सवाल करता हूँ, मैं फौरन जवाब लेता हूँ, और मुझे फौरन फीडबैक चाहिए होता है ताकि मैं समझ सकूं। मैं अब मिसाल के तौर पर बात करना शुरू कर देता हूँ कार्बन नैनोट्यूब की, या फिर मैं बात कर लेना शुरू कर देता हूँ प्रोस्टेट कैंसर की, और मुझे पता चलता है कि आपको सेल साइकिल का ही नहीं पता, और मुझे पता चलता है कि आपको बेसिकली सेल को विजुलाइज ही करना नहीं आता। तो फिर मैं यानी कि मैं चल रहा हूँ आसमान पे और आप चल रहे हो जमीन पे, और हम एक दूसरे का वक्त जाया करें। ठीक है, तो जब तक हमें रियल फीडबैक नहीं मिलता तब तक हम टीचर बेबस हैं, वो कुछ नहीं। इवन लाइक आप डॉक्टर मरीज हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर को जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे कि भाई मुझे ये हो रहा है, मैं ये फील कर रहा हूँ, मुझे बताओ, तो फिर वो समझेगा अच्छा ये बीमारी है, ये मसला है, फिर वो उसको हल करेगा। फिर उसके लिए दवाई डिफरेंट होगी, हर बंदे के लिए एक तरह की दवाई नहीं दी जा सकती। ठीक है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा पढ़ाने का तजुर्बा काफी ज्यादा है, रिसर्च करने का काफी ज्यादा तजुर्बा है, और अल्लाह ने बड़ा मौका दिया कि जो रियल साइंटिस्ट्स हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उनके साथ काम करने का मजा आया। तो अभी भी है। तो मैं तुम लोगों को अच्छी तरह गाइड कर सकता हूँ, और वो तभी मुमकिन है कि जब आप थोड़ी सी हिम्मत करके क्लासरूम में आ जाएं, और क्लासरूम में आकर मुझसे सलाम दुआ करें, सवाल जवाब करें, चाय पिए, क्योंकि मैं चाय पिलाता हूँ क्लासरूम में रिसर्च सेशंस में। ठीक है, तो यस। आपकी ऑन कैंपस क्लासेस की क्या टाइमिंग्स हैं और क्या जी बेटा, स्केड्यूल है उसका? ट्यूसडे टू ट्यूसडे एंड थर्सडे 11 से 2 बजे तक। क्या आपने इवनिंग या नहीं बेटा, नहीं, मेरा असल में देखो, मेरा स्केड्यूल ऐसे है कि मंडे को समर क्लास है वीकेंड? बायोकेमिस्ट्री की 11 से 2, ट्यूसडे को फिर 11 से 2 क्लास है रिसर्च की, वेडनेसडे को फिर समर क्लास है बायोकेमिस्ट्री की 11 से 2, और थर्सडे को फिर क्लास है 11 से 2। और जुमा मैंने अपने लिए रखा हुआ है, हफ्ता इतवार भी मैंने अपने लिए रखा हुआ है, क्योंकि मैंने भी काफी काम करने होते हैं। यह काम मेरा एक किस्म का जो समझ ले, जैसे मैं अपने वक्त की ज़कात भी दे रहा हूँ, और अपने वक्त को
चाहता हूँ कि यार कोई 4-5 भी दिए जल जाएं, जो कि साइंस को समझें और साइंस की ताकत को समझें, और ये समझें कि 64 लाख साइंसदान अमेरिका में क्यों पहुंच गए हैं, पाकिस्तान में 6,000 साइंसदान क्यों हैं, जबकि यहाँ पर 26 करोड़ की आबादी है। और उनको भी आप अमेरिका पहुंचाना चाह रहे हैं संसद यस, बना मैं के चाहता सबको? हूँ मैं चाहता हूँ कि वो जाएं अमेरिका, प्लीज, ताकि उनके दिमाग खुले। तो वो कम से, पाकिस्तान में तो फिर भी 6,000 ही रह जाएंगे बकाया। इधर तो नहीं, ज्यादा जब नहीं वो होंगे? वापस आएंगे बेटा, देखो हम, मैं यहाँ पर वापस क्यों आया हूँ, मैं अपनी फैमिली की वजह से यहाँ पर वापस आया हूँ, ठीक है। मेरे अब्बा जी है जो है वो बुजुर्ग हैं, तो हम सब वापस अमेरिका में नहीं रह सकते, हमें पाकिस्तान आना पड़ेगा, ठीक है। जब हमें पाकिस्तान आना पड़ेगा और नंबर बढ़ जाएगा, जब 50 बंदे एक ही तरह की बात कर रहे होंगे, जो देखो अरशद नदीम तुमने नाम चेंज कर लिया क्योंकि एक जुबिलियन ने उसने फेंका, राइट। तो जब जब तक हम साइंटिस्ट को ये नहीं जानेंगे कि यार ये तो बिल्कुल अच्छे बंदे हैं यार, ये बड़े खूबसूरत बंदे होते हैं, ये काम करना चाहिए, ये कोई इतना बुरा काम भी नहीं है, और इसमें पैसे भी बनते हैं, इज्जत भी बनती है, आपका नाम भी बनता है, इनोवेशन भी करते हो आप, और काफी कुछ कर सकते हो। जी सर। जी हाँ जी, प्लीज बताइए। डिफिकल्ट डिफिकल्ट इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट, फातिमा बेटा, ये डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि हम अपनी एफएससी को अच्छा करना पड़ेगा। अभी तक जो मैंने फिजिकल सेशंस लिए हैं, उन फिजिकल सेशंस में, अगर कोई मौजूद है फिजिकल सेशन में, मेरा क्लास फेलो कौन है जो कि फिजिकल सेशन में मौजूद था? आप थे, सर मैं हामिद। था। हाँ, हामिद। हामिद, मैं फिजिकल यस सर। हामिद मैं फिजिकल सेशंस में क्या पढ़ा रहा हूँ? सर फिजिकल में आप एक तो ये करवा रहे हैं कि कुछ हमारी जो एक साइड में स्किल्स होती हैं, बात करना या में इस तरह की एक हेजिटेट ना होना, एक तो आप उनको बहुत ज्यादा इंप्रूव करवा रहे हैं। और हम्म। दूसरी चीजें जो बिल्कुल छोटे मेन मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, आप उन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि वो चीज मसलन ज्यादा पहले क्लियर हो, मसलन वो और कौन से बाद में जाके फिर ये मसलन वो कौन से कॉन्सेप्ट्स है जो जी। मैंने, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं अभी तक क्लास में? उसमें सर मैंने आपका ट्यूसडे वाला लेक्चर नहीं लिया था फिजिकल जाके, मैं थर्सडे से मैंने स्टार्ट किया, लास्ट वाला लेक्चर लिया था। ठीक है, उसमें उसमें क्या मैंने डिस्कस किया, कोई बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने, जैसे मैं पीएच को समझाना चाहता हूँ, पीएच क्या बला है, इसकी पावर क्या है, जी। या मैंने ट्रांसक्रिप्शन हम्म। को एक्सप्लेन किया है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या चीज़ है, या ट्रांसलेशन क्या चीज़ है, या फिर इंसुलिन जी। किस तरह से बनती है, क्योंकि जो भी चीज़ हमें डिस्कवर की है ना, उसकी रेलेवेंस है, फिजिकल रेलेवेंस है, इट्स नॉट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। और यही मसला है कि हमारे पास मेरा दिल धड़क रहा है, तो दिल धड़कने के पीछे बहुत कॉम्प्लेक्स साइंस हो रही है, ठीक है। वो साइंस को समझने के लिए मैं फिर हार्ट कोरोनरी आर्टरी डिजीज को स्टडी करके कोरोनरी आर्टरी डिजीज पे कोई काम कर सकता हूँ, ठीक सर है। जिसमें आपने ऑस्मोसिस को बताया था कि जी ऑस्मोसिस मतलब बॉडी के अंदर कितने प्रोसेसेस हो रहे हैं जी, ऑस्मोसिस के थ्रू। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी, कोई और बंदा था फिजिकल क्लास में, सना फातिमा थी शायद मेरे साथ बात, या फिनाइल मिनाइल फातिमा थी, वो बताना चाहे कि हम फिजिकल क्लास में क्या करो। वैसे ही कोई चैट चैट कर दे, सर सेशन इज इंटरेस्टिंग फॉर मी एंड आई लिसन टू द होल कन्वर्सेशन विद की इंटरेस्ट, थैंक यू फॉर द सेशन, इंशाल्लाह आई विल लर्न मोर थिंग्स। ऑब्वियसली सर, आई थैंक यू सो मच आयला, आपके रिस्पांस का। हबीबा, यस श्योर। फातिमा, हबीबा आपका कमेंट अच्छा था, थैंक यू सो मच। फातिमा जीशान, it was very interesting for because it's writing a research paper and experimenting, and I got to know many things today which I didn't know earlier, and there was many new terms which I got to know, like अब CAR T cell therapy नहीं जान सकोगे आप जब तक आप क्लास में नहीं आओगे। हाँ, इधर भी आ सकते, मतलब अगर इधर भी तुम लोग मेरे साथ एंगेज हो जाओ, डर निकाल लो, मेरे साथ कमिट कर लो कि सर हम लैपटॉप खोलेंगे, आपके साथ कैमरा पे आएंगे, और हम आपको तंग करेंगे, बेसिकली हम आपको परेशान करेंगे, और आपसे सवाल पूछेंगे बहुत ज्यादा, और आपके अंदर फिर थोड़ी सी हिम्मत भी होनी चाहिए सवाल पूछने की ना, और डरने की नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको रिकॉर्डिंग से मसला है तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग इसलिए कर की है कि शायद कोई और सुन ले, और ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इट विल नॉट बी शेयर टू पब्लिक। हादिया मोहसिन, हादिया आप मेरी कुछ क्लासेस नहीं, आप मेरे ख्याल में नहीं हो मेरी क्लासेस में, मेरी लेकिन बायोकेमिस्ट्री की क्लासेस में हो आप। तो बायोकेमिस्ट्री की क्लासेस में मैं बेसिक चीजें क्या पढ़ा रहा हूँ हादिया? नहीं बताना चाहेगा कोई भी? ओके, और कोई बताएगा? बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना।
आदमी को भी मयस्सर रहे इंसान होना। बेटा ये बात कहूंगा कि चाहे तुम म्यूजिशियन बन जाओ, चाहे तुम आर्टिस्ट बन जाओ, चाहे तुम क्रिकेटर बन जाओ, चाहे तुम दुनिया के किसी भी फील्ड में चले जाओ, एक्सपर्ट बनने के लिए जो मेहनत करना पड़ती है सब जगहों पर एक जितनी है। फर्क किस में आता है, आप कब शुरू करते हैं। अगर मैंने यही चीजें 15 साल की उम्र में जानी, आपकी उम्र में जानी होती है 18 साल की उम्र में, तो शायद मैं अब नोबेल प्राइज लेने के करीब करीब होता। ठीक है। लेकिन मैंने ये जानना ही तब शुरू की जब मैं खुद 35 साल का हो गया था, लाइक सॉरी, जब मैं खुद 30 साल का हो चुका था। ठीक है। तो आप ये चीजें 10 साल पहले हासिल कर रहे हो मेरे से। ठीक है। तो उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और आगे जो चीजें आने वाली जो कि दिमाग को ओपन कर देती है। आपको मैंने जो कंटेंट भेजे है ना रिसर्च के, यानी कि वो जो 10 सफ़े मैंने भेजे हैं वो मैंने खुद नहीं लिखे, पहले बता दूं, वो चैट जीपीटी ने लिखे। ठीक है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि चैट जीपीटी से मैं क्या क्या कुछ करवा सकता हूँ, और मैं इन रिसर्च पेपर्स को कैसे आसानी से पढ़ सकता हूँ, और ये इतना ज्यादा खपखपैया मैं, लेकिन होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और बेसिक टूल्स का पता चल जाएगा, तो आप स्पीड और स्पीडी बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है। और ये तभी हो सकता है जब आप क्लासरूम्स में हो, या फिर यहाँ पर यस। लैपटॉप ओपन करोगे। आज चूंकि किसी ने भी कैमरा ऑन नहीं किया, शाफिया आप मेरी क्लासेस में हो, तो शाफिया प्लीज मुझे बताओगे कि मैं क्या बेसिक, क्योंकि आप पहले दिन से हो, और आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर योर टाइम एंड डेडिकेशन, एंड आई बिलीव दैट यू विल डू अ लॉट इन योर फ्यूचर। तो आप मुझे बताओगे, इनको जरा अपने क्लास फेलोज को बताओगी, या फिर चैट के जरिए से या बोल के, कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ क्लासेस में। इस शाफिया आ रहा हूँ। यस सर। तो आप मुझे बताएंगे कि आपको मेरा सेशन ज्यादा समझ में आया होगा बाकियों की निस्बत, इज इट राइट। यस सर। क्यों ऐसा हुआ, और मैं क्लासेस में क्या कर रहा हूँ। सर क्लासेस में असल में ये होता है कि हमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम ज्यादा अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। हम्म आपसे जो भी क्वेश्चन हो वो आप हमें उधर सिखा सकते हैं, जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा हो हम उस वक्त आपको दिखा के पूछ सकते हैं कि इसको कैसे ठीक करना है। सही। और मैं ये 6 घंटे जो क्लास में बोलता हूँ एक वीक के अंदर, वो 6 घंटे में क्या बोलता हूँ। उस 6 घंटे के अंदर हमें बहुत ज्यादा मतलब हौसला हो जाता है कि अगर हम वाकई काम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हम मतलब हम अपना करियर अच्छा कर सकते हैं, पर अगर हम चाहें तो, अगर हम अपना टाइम पॉजिटिविटी की तरफ खर्च करें तो। तो वो मैं वहां पर बार बार एक स्टेटमेंट जो है, जो कि मैं कहता हूँ, वो क्या है। सर आप बहुत कुछ कहते नहीं, हैं। एक स्टेटमेंट में एक बहुत ज्यादा स्टेटमेंट। रिपीट करता हूँ, बहुत ज्यादा रिपीट करता हूँ। स्टॉप वॉचिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, रील्स। यस, दैट वी शुड नॉट यूज सोशल मीडिया। यस, लीव सोशल मीडिया, प्लीज लीव सोशल मीडिया। आपका बेटा, मुझे अगर कोई कह दे 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में हाइपरटेंशन भी होता है, ब्लड प्रेशर भी होता है, डायबिटीज भी होता है, टांगे भी दर्द करती है, अब अब्बा को भी देखना होता है, अम्मा को भी देखना होता है, बहनों को भी देखना होता है, भाइयों को भी देखना होता है, रिश्तेदारों को भी देखना होता है, बिजली के भी बिल देने होते हैं, गैस के भी बिल देने होते हैं, गाड़ी की भी मेंटेनेंस करना होती है, इतनी ज्यादा जिम्मेदारी होती है, राइट। इस उम्र में जबकि आप मौजूद हो, जो कि मेरा ख्याल में 18-19 साल के बच्चे हो आप, कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना आपको जॉब करनी है, ना आपको कुछ और करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है। तो पढ़ो। और ये आपने, और अच्छा मैंने गूगल से दिखाया, 70,000 लोग, 50 लाख लोग, 50 लाख पेपर, 4 लाख पेपर, 2 लाख पेपर, तो वो बंदों ने ही लिखे हैं ना, वो बंदे ही हैं। ठीक है, रियल बंदे हैं, वो मशीनों ने लिखे हैं। तो हम उन बंदों में शामिल हो जाएं, या उन तरह के बंदों में, जिससे हमें क्या होगा कि एक तो इस कंट्री को छोड़ना बहुत इजी है, ऐसे निकल सकते हैं आप बाहर। आज मैं मतलब ये मैं तुम लोगों को मजाक नहीं कर रहा। आई हैव आई एम आई कैन गेट रियल, आई मीन बेसिकली मेरा ख्याल में शायद जनवरी या फरवरी तक मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाए। ठीक है। और मैं फिर अमेरिका वापस चला जाऊँ। ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ द साइटेशंस। ठीक है। मैंने आपको नेशनल इंटरेस्ट वेवर EP2 प्रोग्राम का बताया था। आई एम अप्लाइंग फॉर नेशनल इंटरेस्ट वेवर EP1 प्रोग्राम। EP1 प्रोग्राम होता है जहां पर आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब आपके पास कुछ ज्यादा बेहतर होता है। तो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो चीज मिल गई वो $2.5 लाख की स्कॉलरशिप थी।
ठीक है। और वो $2.5 लाख की स्कॉलरशिप ने मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बना दिया, तो मैं EB1 के लिए क्वालिफाई कर दिया। लेकिन अगर आपने सिर्फ 100 साइटेशंस की हुई है, आपका आज ने पेपर छापा है और आपके सिर्फ 100 साइटेशंस है या 50 साइटेशंस है, तो आप NIW EB2 के लिए अप्लाई करके ग्रीन कार्ड ले सकते हो। और उससे आप अपनी पूरी जनरेशन की जिंदगी चेंज कर सकते हो। और कम से कम 2 साल लगा के आओ, 3 साल लगा के आओ। 60-70 हज़ार डॉलर नहीं खर्च करने की जरूरत है, सिर्फ टाइम खर्च करने की जरूरत है। जी। खामोशी, क्या करूं मैं इस खामोशी का, कैसे बुलवाऊं इनको। सर कोई एक शेर सुना दो। ये सुना दो। यार अब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो ना दे मुझको जुबान। और शायर कह रहा है कि यार अब वो ना समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो ना दे मुझको जुबान। और ठीक है, तो मैं किस जुबान से बोलूं कि समझ आ जाए। जैसे अम्मा घर में चीख रही होती है ना, पिट रही होती है, या अब्बा चीख रहा होता है, पिट रहा होता है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ठीक है ना। तो इसी तरह से मैं भी, मेरा काम है बेटा। एक मैंने नज्म लिखी थी, वो सुनाता हूँ। ख्वाब ले लो ख्वाब। ख्वाब असली है कि नकली, यूं परखते हैं कि जैसे इनसे बढ़कर ख्वाबगर कोई नहीं। ख्वाबदा कोई नहीं, ख्वाबदा कोई नहीं, मतलब ये नून मीम राशिद की एक नज्म है। ख्वाब ले लो ख्वाब, ख्वाब ले लो ख्वाब। ख्वाब असली है कि नकली। यानी कि एक बंदा है, वो बाजार में चौक पे जाकर जाके ये सदा लगाता है कि ख्वाब ले लो ख्वाब। तो जब वो बेच रहा होता है, तो आगे से जो लोग होते हैं इर्द गिर्द के, वो पूछते हैं उसको, ख्वाब असली है कि नकली। यूं पढ़ते हैं कि जैसे इनसे बढ़कर ख्वाबदा कोई ना हो। मतलब वो ऐसे मुझे देख रहे होते हैं, जब मैं ख्वाब बेचता हूँ तो वो ऐसे देखते हैं मुझे कि जैसे मैं कोई शोबदागर हूँ, मैं कोई गलत काम करने लगा हूँ, या मैं कुछ ऐसी चीज करने लगा हूँ जिससे इनको नुकसान होने वाला है। तो ख्वाब असली है कि नकली। यूं परखते हैं कि जैसे इनसे बढ़कर ख्वाबदा कोई ना हो। ख्वाब गर मैं भी नहीं, सूरत गरे सानी हूँ बस। हाँ मगर मेरी मईशत के, हाँ मगर मेरी मईशत का सहारा ख्वाब है। सुबह होती है, चौक में जाकर लगाता हूँ सदा, ख्वाब ले लो ख्वाब। और फिर उसी तरह से आगे कुछ कहता है, ये यूट्यूब पे पड़ी हुई है, अगर आप मेरे चैनल पे जाकर देखेंगे ख्वाब ले लो ख्वाब, तो आपको नजर आ जाएगी। तो फिर एंड पे वो जाके कहता है कि शाम होती है, मुंह बसुरे घर पहुंचता हूँ, बुड़बुड़ाता हूँ, ख्वाब ले लो ख्वाब, ख्वाब मेरे ख्वाब और उनके दाम भी। तो उससे नून मीम राशिद ये कहना चाहता है कि भाई, ख्वाब देखा करो। जब तक ख्वाब नहीं देखोगे ना, कुछ नहीं कर सकते। मेरा ये ख्वाब है, मेरा ये ख्वाब है कि हमारी कौम के अंदर, हार्वर्ड के अंदर, स्टैनफोर्ड के अंदर लम्स वाले बच्चे नहीं, एचिसन वाले बच्चे नहीं, UCP के बच्चे, सेंट्रल मॉडल स्कूल समनाबाद के बच्चे, मुरीदके के बच्चे, चूनिया के बच्चे, खारिया के बच्चे, वो जाए। जैसे मैं इशरे से उठा और गया, आप भी जा सकते हो। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ा सा डेडिक फन की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है। ये यस। कोई इतनी मुश्किल चीज है नहीं। और ये ऑनलाइन गेम, और जब कम से कम ना एक काम कर लो, तो तुम्हारी जिंदगी बड़ी खुश हो जाएगी। मतलब तुम कहोगे यार कमाल ही हो गया। जिन्होंने फॉर्म डी कर लिया, वो उनसे जाके पूछो उनके क्या हालत। वो 25,000 रुपए की जॉब के लिए तरस रहे, 30,000 रुपए की जॉब के लिए तरस रहे, या मुझसे आगे पूछते हैं, या किसी और से आगे पूछते हैं स्कॉलरशिप लगवा लें। वो कंसल्टेंट्स को 70-70 हज़ार, मतलब मेरे पास कल ही एक स्टूडेंट आया, फॉर्म डी कर चुका है। और जब मेरे पास कोई फॉर्म डी करके आता है, तो मैं कहता हूँ यार मैं तेरे कुछ नहीं कहूंगा, मैं, क्योंकि तू डन है, यू आर डन नाउ। तो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम 5 साल जाया कर चुके हो। तुम नोट्स पढ़ के, स्लाइडों को रट्टे लगाकर, डेफिनेशन याद कर करके कुछ समझ के नहीं आए हुए हो। तुम सिर्फ और सिर्फ हाफिज साइंस हो, कारी साइंस हो, लेकिन तुम्हें साइंस आती नहीं। ठीक है। अगर मुझे कुरान मजीद जो है वो मैंने रटा हुआ हो, तो मैं जान सकता हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ है। मुझे तो उसको समझना पड़ेगा ना कि इसका मानी क्या है। तो इसी तरह से साइंस भी समझने वाली चीज है। साइंस एक ऐसी चीज है जो कि यस। है या नहीं है, मटेरियल है ना। याद साबित होगी जब मैं कहता हूँ कि जी मैंने दवाई खाई है, ये प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करती है, तो मुझे पहले पता ना चलना पड़ेगा कि मैं प्रोटॉन पंप को कैसे साबित करूँ कि ये इनहिबिट हो चुका है, तो तभी मैं उसकी दवाई बनाऊंगा। ठीक है। बिल्कुल। तो वो किस साइंसदान ने प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करके
दिखाया कि ये वाकई इनहिबिट हो गया है। साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर बायोकेमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया, तो वो साइक्लोऑक्सीजिनेज मुझे कैसे ढूंढना पड़ेगा, या HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर, या फिर ये जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, या क्रब साइकिल के अंदर इतने एंजाइम्स पढ़े हमने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने कॉम्प्लेक्सेस पढ़े। तो ये चीजें हम समझते हैं कि शायद आसमान से उतरी हैं, वही उतरी हैं, कसम खुदा की वही नहीं उतरी हैं। ठीक है, ये जितनी भी साइंस हम आज के दिन पढ़ते हैं, कोई भी वही नहीं उतरी, सारी की सारी एक्सपेरिमेंट के जरिए से निकली है और रिसर्च पेपर्स के जरिए से निकली। ये सोचो जरा, ओके हम कोई भी फैक्ट जो कि साइंस का है पढ़ते हैं, उसका रेफरेंस देना जरूरी है, उसका कोई ना कोई रेफरेंस होगा, और उस रेफरेंस के पीछे एक एक्सपेरिमेंट होगा, और वो एक्सपेरिमेंट इन साइंसदानों ने किया है और इन साइंसदानों ने छापा है, जो कि गूगल स्कॉलर पे हम ढूंढ भी सकते हैं, जैसे मैंने आपको इस सेशन के दौरान वाटसन एंड क्रिक को ढूंढ कर भी दिखाया था। जी सर। जी चले, अब हेलो हाय कर ले मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज के सेशन से। अगर से मुझे फीडबैक दे दीजिएगा, अगर आप फीडबैक देंगे तो मैं अगले सेशन करूंगा, नहीं तो फिर माई वे और हाई वे। ठीक है, ओके सर। हाँ, नहीं तो फिर फिजिकली आना पड़ेगा क्लासेस में। जी यस सर। यमुना, अरूज, मायरा, सर्टिफिकेट लेना है तो मैं भाई अगेन वही मसला, मार्क्स लेने, नंबर लेने, सर्टिफिकेट लेना ही बेटा, ना सर्टिफिकेट के लिए पढ़ो ना मार्क्स के लिए पढ़ो, पढ़ो तो सीखने के लिए पढ़ो। ठीक है, सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, वो मैंने वादा किया, जो चीज मैंने वादा किया वो मैं करूंगा। ठीक है, चाय भी पिलाऊंगा, सर्टिफिकेट भी दूंगा, अप्रिसिएशन भी करूंगा, लेकिन जो चीज अहम है वो ये है। ठीक है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल। अच्छा, अम्मा दूध पीने के लिए क्यों कहती है ताकि बच्चों को? बड़े हो। स्ट्रॉन्ग बन स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है, तो हम नहीं पीते दूध, लेकिन वो फिर कहती है तुम्हें खाला सो के घर लेके केमिक वो नहीं, वो तुम्हें कहती है कि तुम्हें खाला के घर लेके जाऊंगी, तुम्हें चॉकलेट लूंगी, तुम्हें ये करूंगी, तुम्हें वो करूंगी। तो उसका मकसद चॉकलेट खिलाना होता है, खाला के घर लेके जाना होता है, पार्क में लेके जाना होता है, या दूध पिलाना होता दूध पिलाना। है? दूध पिलाना होता दूध है। सर। ठीक है ना, तो वो इसलिए ये बिल्कुल। लालच दिया जाता है कि इसको मालूम नहीं है कि इसका दूध का फायदा कितना है, लेकिन माँ को पता है कि इस यस दूध का सर। फायदा कितना है। अभी आपको पता नहीं है कि लर्निंग का फायदा कितना है, लर्निंग का फायदा कितना है, लेकिन जब आपको पता चल जाएगा तो फिर आपको ना सर्टिफिकेट की जरूरत रहेगी, ना क्या कहते हैं किसी चीज की जरूरत रहेगी। आपको इस बात की जरूरत रहेगी कि यार मुझे ये जो मैं फेसबुक पे एवी टाइम वेस्ट करी जा रहा हूँ, यूट्यूब पे जो लोग अमीर हैं उनको मजीद अमीर किए जा रहा हूँ, उनके व्यूज बढ़ा बढ़ा के, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे बैठ के तो मैं अपना उनका टाइम देता जा रहा हूँ। उससे बेहतर है कि मैं अपनी FSC की बायोलॉजी को इतना अच्छी तरह से समझ जाऊँ, ये जो हमारे प्रोफेसर इधर आकर पढ़ाते हैं इनको ही समझ जाऊँ। यस सर। ठीक है, सना फातिमा तुम बोलोगी कुछ, मरियम यूनुस तुम बोलोगी कुछ, लिख दो अगर बोल नहीं सकती तो। रब नवाज तुम बोलोगी, मैमूना तुम बोलोगी, अरफा तुम बोलोगी, यमुना तुम बोलोगी, नहीं? मैं रिकॉर्डिंग बंद करने लगा हूँ, और ये रिकॉर्डिंग मेरा ख्याल मेरे किसी काम की नहीं है, और आपके भी किसी काम की शायद नहीं होगी, शायद होगी, आई डोंट नो। रिकॉर्डिंग कैसे बंद करते हैं? यहाँ से बंद होगी, सॉरी। एंड थैंक्स टू बेटा, मेरा गूगल स्कॉलर पे अरूज, आप बेटा मुझे गूगल स्कॉलर पे सर्च करो, और किसी भी बंदे के अगर आपने चेक करनी है गूगल रिसर्च कौन सा करा है, तो वो आप गूगल स्कॉलर पे उसको सर्च कर सकते हो। अगर वो गूगल स्कॉलर पे अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब है वो सर साइंटिस्ट नहीं है। जी सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी बेटा प्लीज। सर लाइक देखिए आपने या मैंने सर एक पेपर लिखना है कैंसर पर, ठीक है, तो सर उसकी हम इंफॉर्मेशन लाइक चैट जीपीटी से ले रहे हैं, हाँ जी। तो सर फिर हम रेफरेंस में मतलब क्या कैसे लिखेंगे? हाँ, क्या जबरदस्त बात की तुमने बेटा। चैट GPT आपको वो रेफरेंस पेपर्स ढूंढ कर देगा जिनको आपको पढ़ना चाहिए। और कैंसर एक, अब आज के दिन में कोई मुझे कहता है ना मैं कैंसर पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं कहूंगा कि ये बंदा साइंटिस्ट नहीं। हाँ, लेमैन के साथ मैं बात करूंगा, लेमैन के साथ, आम बंदे के साथ। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लेमैन होता है, उसके पास कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे पैरों के थल्ले ना की कहते हैं साड़ा साड़ा जिहा पैंदा है। अब वो नहीं उसको बता सकता कि ये डायबिटिक न्यूरोपैथी है, ठीक है, लेकिन जी वो तो उसको कहेगा कि, या फिर कहेगा डॉक्टर साहब गल है कि जब मैं ना चलना ना थोड़ा जाता मैंने साह चढ़ जाता है।
तो अब डॉक्टर को तो पता है कि इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, लेकिन पेशेंट को तो नहीं ना पता। तो इसी तरह से वो जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, वो ये बड़ी बड़े टर्म्स है। अब इनके अंदर भी बहुत बहुत कुछ है, काफी ज्यादा तफसील। तो अब एक अमूमन मैं लतीफा सुनाया करता हूँ कि साइंस के अंदर कि मैंने पीएचडी किस पे की। तो मैं अगर अपने दादा को समझाऊं तो मैं उसको ऐसे समझाऊंगा, देखें जी, हमारा जिस्म जो है ना, उसमें ट्रिलियन यानी कि खरबों तरह के सेल हैं। उन खरबों तरह के सेलों पर मैंने पीएचडी नहीं की है। अब उन खरबों सेलों के अंदर एक जो होता है ना किडनी, किडनी के अंदर, किडनी पे भी मैंने रिसर्च नहीं, गुर्दा जो पेशाब बनाता है उस पर भी मैंने रिसर्च नहीं किया। अच्छा, गुर्दे के अंदर कभी कभी पथरियां बन जाती हैं, उन पथरियों पर भी मैंने रिसर्च नहीं की है। अच्छा जी, ठीक है। उन पथरियों, वो सेल्स जो है ना, उन गुर्दों में ढेर सारे सेल्स होते हैं, उन सेल्स के ऊपर भी मैंने रिसर्च नहीं किया। सेल्स के अंदर एक साइटोप्लाज्म होता है, उस पर भी मैंने रिसर्च नहीं किया। साइटोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पे भी मैंने रिसर्च नहीं किया। न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम पे भी मैंने रिसर्च नहीं किया। क्रोमोसोम के अंदर एक डीएनए होता है, मैंने उस पर भी रिसर्च नहीं किया। डीएनए के ऊपर एक कोडिंग रीजन होता है और एक नॉन कोडिंग रीजन होता है, मैंने उस पर भी रिसर्च नहीं किया। नॉन कोडिंग रीजन के अंदर एक 24 छोटे छोटे बीड्स होते हैं, उनके ऊपर भी मैंने रिसर्च नहीं की। उन 24 छोटे छोटे बीड्स के अंदर एक और छोटी चीज होती है, मैंने उस पर रिसर्च। तो मेरा दादा कहेगा तू पागल है, तू कहाँ चल, तू कोरोना से सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है। तो हम यानी कि जो साइंटिस्ट है, बहुत कुछ हम कर चुके हैं। हम बहुत 30 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाकर हम इस वक्त 80 साल पे ले आए हैं साइंटिस्ट। ठीक है। 10 साल जो, 10 बच्चे जो पैदा होते थे उनमें से सिर्फ अब 10 के 10 ही बड़े हो जाते हैं। पुराने जमाने में 10 बच्चे जब पैदा होते थे तो सिर्फ 2 बड़े होते थे। ठीक है। तो ये सारी साइंटिस्ट है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो है वो हमें दवाई लिख देता है, तो उस दवाई के पीछे बहुत ज्यादा रिसर्च है। ठीक है। और इसके अंदर भी बहुत कुछ है, और वो सब कुछ पढ़ने से मिलेगा, हमें सीखने से मिलेगा। ओके, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं बंद, तुम लोग बोलो। अगर नहीं बोलते हो तो मैं अब से सिर्फ पूरे 3 मिनट के बाद मीटिंग एंड कर दूंगा और रिकॉर्डिंग को खत्म कर दूंगा। अलीम, आपको मेरे सवाल का जवाब मिला? आपके सवाल का जवाब आपको मिला?